गुड इवनिंग भाई, सबको गुड इवनिंग। कैसी चल रही है पढ़ाई लिखाई? क्या जितना आप पढ़ रहे हैं उससे आप संतुष्ट हैं? मेरी बात नहीं कर रहा मैं, मेरी तरफ से तो बहुत बढ़िया चल रही, तुम्हारी साइड से बताओ। तुम अपने आप से पूछो। चलो जी, आ जाओ। लेक्चर शुरू करने से वाइट स्लाइड कहाँ से आ गई भाई? एक मिनट रुको यार, ये शायद कोई और ही बैच डल गया, रुको। चलो जी, आ जाइए। लेक्चर शुरू करने से पहले वही कुछ बातें। जिन बच्चों के पास है प्लस सब्सक्रिप्शन भाई, आप जा रहे होगे प्रोफाइल पे, वहां से बैच आपके चल नहीं रहे होंगे, वो कैब देखनी है, कुछ भी देखना है, प्रोफाइल पे जाते हो, बैच पे क्लिक करते हो, बैच चलता नहीं है, फिर परेशान होते हो, फिर मुझे परेशान करते हो। तो उसका एक सीधा सा सॉल्यूशन है, ये ऊपर लिंक है, इस पे क्लिक करना, इसमें एक फाइल है, फाइल का नाम है प्लस बैच लिंक नाम से, वहां पे लिंक पे क्लिक करके चला दिया करो। क्लियर? अब बात आई 1699 वालों की, 1699 वाले जो बच्चे हैं, जो 1699 वाले बच्चे हैं, आपके रिकॉर्डेड कोर्स 25 तारीख तक जिन्होंने एडमिशन लिया था उनके एक्टिवेट हो गए थे। और भी कोई नया हो तो मुझे बता देना, है ना। हालांकि मैंने अपनी तरफ से लिंक उसका बंद कर दिया है, वहां से लिंक हटा भी लिया है। फिर भी कई बार क्या होता है, बच्चा ऐप पे ढूंढ डांड के कोर्स ले लेता, अगर कोई हो तो मुझे बता देना भाई, जिन्होंने 1699 वाला कोर्स लिया हो। एक चीज मैं आपको एक्स्ट्रा और बता देता हूँ, कि जैसे अब अन अकेडमी ने फीस थोड़ी कम कर दी, हालांकि हालांकि ये सब चीजें चलती रहती हैं। अब ऐसा थोड़ी कि मान लो कल तुम एक जूते खरीद के लेके आए, वो जूतों पे अगले दिन ऑफ आ गया, तो उस दुकान पे जाके तुम उसको गालियां देने लग जाओगे, अरे यार कल तो 2000 में लिए थे जूते, आज तो तूने यार 1000 रुपए के कर लिए यार, ये वापस ले ले अपने। ऐसा नहीं होता ना, है ना। फिर भी एक होता ना, थोड़ा मन को तसल्ली सी हो जाए, उसके लिए कह लो, जिन्होंने भी मेरे बैचेस लिए हैं, चाहे वो दिसंबर में 1499 वाला लॉन्च हुआ था वो कह लो, चाहे ये फेब के अंदर ये 1699 वाला लॉन्च हुआ था ये कह लो, आप दोनों ही टाइप के बच्चों के लिए 6 मंथ वैलिडिटी मैंने अन अकेडमी वालों को बोल दिया, वो बढ़वा देंगे। ठीक है, चलो जी, आ जाओ, पढ़ें, अब शुरू करें। कुछ और बात करनी तो अभी कर लो, एक बार लेक्चर शुरू होगा फिर बीच में इधर उधर की कोई बात नहीं होगी, फिर तुम बीच में करोगे फिर मैं इरिटेट होऊंगा। सुमित सर भी कहीं जा रहे हैं? कहीं नहीं जा रहे सुमित सर भाई। और बताओ। अब टोटल कितने दिन की होगी? पहले 8 महीने की थी बच्चे, 6 महीने और बढ़ जाएगी। इस बैच के खत्म होने के बाद दूसरा बैच करना जरूरी नहीं है, ग्रामर यहाँ से खत्म हो जाएगी बच्चे, बाकी जैसे आपको बताया था स्ट्रेटजी वाली क्लास में वैसे वैसे करना है। थैंक यू अनिकेत भाई, थैंक यू। चलो करें अब शुरू। और बच्चे, हालांकि आप मेरे से पूछ नहीं रहे हो लेकिन मैं आपको वैसे बता देता हूँ, ठीक है। 1699 की वैलिडिटी कब तक है बच्चे? बोल तो दिया यार, कितनी बार बोलूं। 8 महीने की वैलिडिटी आपको बोली थी, 6 महीने में एक्स्ट्रा बढ़वा दूंगा।
देख फिर 1699 की वैलिडिटी। क्या भांग वांग पी लिए क्या यार? है मनोज? भांग वांग चढ़ा के आए हो क्या आज? है मनोज भाई? रुपेश बच्चे जैसे डाउट बता पाता हूँ बता देता हूँ। गले में थोड़ी दिक्कत चलती है इसलिए टाइपिंग करके बताता हूँ। अब आप चाहो नहीं ऑडियो से ही बताओ तो माफी चाहूंगा बच्चे। आप आज का डाउट यूज कर लीजिए। 3 घंटे लगातार डाउट बोल बोल के बताना पॉसिबल नहीं है मेरे लिए। जिनका ऐसा डाउट होता जो लिख के समझाया नहीं जा सकता वो बोल के बता देता हूँ। जिनका ऐसा डाउट होता जो टाइपिंग से समझाया जा सकता है उसको टाइप करके बताता हूँ। अब उसमें भी नखरे करोगे तो भाई कैसे काम चलेगा? मैंने अपनी उस वीडियो में बोला आप किसी का 1 करोड़ का भी कोर्स ले लो, कोई आपको अपना पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पे रात को 3-3 बजे तक जग के डाउट बताता हो तो मुझे बता दो कोई है तो। किसी एक आधे का अगर आपके पास बाई चांस पर्सनल व्हाट्सएप नंबर है भी तो कोई तुम्हें जवाब देता हो तुम्हारे डाउट बताता हो तो मुझे बता दो। एक आधे ने मान लो तुम्हें किसी ने दे भी दिया नंबर तो डाउट बताने वाला है क्या कोई? पूरी एसएससी फील्ड की बात कर रहा हूँ, सारे कोई भी सब्जेक्ट का टीचर हो बता दो। प्रद्युमन 4 दिन नहीं हुए होंगे, ये तो बातें तुम्हारी दिल दुखाती है। प्रद्युमन अगर 4 दिन से ज्यादा हो गए होंगे तो मैं पढ़ाना छोड़ दूंगा, और 4 दिन अगर नहीं हुए हुए तो तेरा सब्सक्रिप्शन खत्म हो जाएगा। डील मंजूर? अगर 4 दिन से ज्यादा हो गए तेरा रिप्लाई मिले हुए तो मैं पढ़ाना छोड़ दूंगा और बोल। और 4 दिन अगर अभी पूरे नहीं हुए तो तू सब्सक्रिप्शन खत्म करवा लियो अपना। डील मंजूर है? फर्जी बातें मत करे करो। 3 दिन भी पूरे नहीं हुए होंगे बोल। 24 घंटे के हिसाब से 3 दिन भी पूरे नहीं हुए, लगा शर्त और बोल। 3 दिन पे भी ऑफर वैलिड है, बता पढ़ाना छोड़ दूंगा और बोल। 72 घंटे हो गए पूरे। टाइम खराब करवाना शुरू करेंगे। चलो भाई, बिल्कुल शांत मन से नए चैप्टर की शुरुआत करते हैं जिसका नाम है टेंस। गजब चैप्टर है, मजा आएगा। ठीक है, आ जाइए। शुरुआत करने से पहले थोड़ा देख लेते हैं कि आपको कितना आता है ना? आओ, एक सेंटेंस लिखता हूं। देख लो आराम से, फिर पोल चलाता हूं, मुझे बताना जरा इनमें से कौन सा टेंस है। तुम्हें टेंस पहचान के दिखाना है कि इनमें से ये कौन सा टेंस है। प्रेजेंट परफेक्ट है, पास्ट परफेक्ट है, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है कि पास्ट इंडेफिनिट है। हाँ जी, पोल गया आपका कितना, 67 है कि 57 है? 57%। 57% बच्चों को पता है, यानी क्लास के 40% से ऊपर बच्चों को तो अभी टेंस आइडेंटिफाई करना ही नहीं आता, पहचानना ही नहीं आता कि टेंस लगा कौन सा हुआ है, कौन सा टेंस लगेगा, क्या मीनिंग है, कब एरर होगा, वो सब बातें तो मैंने पूछी नहीं। मैंने बिल्कुल बेसिक सी बात पूछी है। टेंस इकलौता ऐसा चैप्टर है जो आप जब से आपने इंग्लिश पढ़नी शुरू करी तब से आपको पढ़ाया जा रहा है। शायद 5वीं के आसपास से आना शुरू हुआ होगा, और 5वीं के बाद जब तक आपने जिंदगी में आज तक कोई भी, इवन बीटेक फर्स्ट ईयर, बीटेक भी करिए तो बीटेक फर्स्ट ईयर में भी आपको इंग्लिश सब्जेक्ट के अंदर टेंस था। कोई ऐसी क्लास नहीं जिसमें टेंस चैप्टर ना आया हो। लेकिन आज तक बताओ, मैं टेंस पहचानना ही नहीं आ रहा। 2 एग्जाम्पल और लिख दूंगा फिर खुद से नजरें नहीं मिला पाओगे। तो मैं टेंस चैप्टर को 3 पार्ट में बांट रहा हूँ। पहला पहला है टेंस की आइडेंटिफिकेशन, यानी टेंस को पहचानना, किया जैसे अब तुम्हारी यहाँ पे बेइज्जती हुई, जिंदगी में दोबारा कभी बेइज्जती ना हो। आगे से कोई भी तुम्हें अगर कोई सेंटेंस देके बोले कि बता 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 भाई इसमें वर्ब का टेंस क्या है, तो गलत ना हो जिंदगी में। पहले मीनिंग वीनिंग की कोई बात नहीं करेंगे, टेंस को पहचानना सीखेंगे।
बहुत काम आती हैं बातें वॉइस नरेशन में। अब मान लो नरेशन में कहूंगा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट को पास्ट इंडेफिनिट में चेंज कर दो, प्रेजेंट परफेक्ट को पास्ट परफेक्ट में चेंज कर दो, तुम्हें पता ही नहीं प्रेजेंट परफेक्ट होता क्या, क्या स्ट्रक्चर है, कैसे चेंज करोगे फिर उसको? हर जगह ताते तीर आरे री गागे गी से कैसे करोगे? ये पढ़ाऊंगा क्या नरेशन के अंदर? चुके हैं को चुके थे कर देना। टेंस पहचानना तो आना चाहिए भाई, स्ट्रक्चर तो पता होना चाहिए। दूसरा पार्ट होगा यूसेज। पहला पार्ट होगा आइडेंटिफिकेशन, टेंस को पहचानना, ठीक है। पहला पार्ट होगा आपका टेंस का आइडेंटिफिकेशन। फिर उसके बाद अपना नेक्स्ट पार्ट होगा यूसेज, की कौन सा टेंस कहाँ लगता है, प्रेजेंट डेफिनेट कहाँ लगाते हैं, क्या हिंदी मीनिंग होता है, प्रेजेंट परफेक्ट कहाँ लगाते हैं, क्या हिंदी मीनिंग होता है, कैसे उस पर एरर बनते हैं। फिर तीसरा पार्ट होगा मिसलेनियस। टेंस के कुछ रूल याद है, एक मॉडल में कराया था, मेन क्लोज पास्ट में है तो सब क्लोज को पास्ट में रखना, कुछ याद आ रहा है? वैसी वाली बातें। चलो आ जाओ करते हैं शुरुआत पहले पार्ट की। टेंस होता क्या है? टेंस वर्ब की एक फॉर्म होती है जो किसी पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम को रिप्रेजेंट करती है। टेंस वर्ब की एक फॉर्म होती है जो किसी पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम को रिप्रेजेंट करती है। जैसे हिंदी में मान लो मैं कहता हूं मैं मूवी देखने जाता हूं, प्रेजेंट है, मूवी देखने गया था पास्ट है, मूवी देखने जाऊंगा फ्यूचर है। तो इंग्लिश में भी तो ऐसा कुछ होता होगा ना, जिसको पढ़ते पता चल जाए प्रेजेंट है, पास्ट है कि फ्यूचर है। अरे हाँ कि ना? तो यहाँ पे गो, वेंट, विल गो, देखो टॉपिक के बीच में बात कर रहा हूं, आप कमेंट मत छेड़िएगा, एक आपके भले के लिए बात कर रहा हूं, सुनो मेरी बात ध्यान से, ठीक है। अभी काफी बच्चों को ये परेशानी हो रही है कि सर अन अकेडमी पर मैथ्स किससे पढ़े, ठीक है। शायद अभिनय सर ने भी अनाउंस किया है कि 10 तारीख को शायद वो लास्ट क्लास लेंगे, है ना। काफी बच्चे परेशान हैं जो साहिल सर से पढ़ते थे, अब साहिल सर किसी और प्लेटफॉर्म पर चले गए। तो मैं आपको एक ही चीज छोटी सी सजेस्ट करूंगा, अपना भाई मान के ध्यान से सुनना, और इसको पॉलिटिक्स का मुद्दा मत बनाना, ध्यान से सुन लो मेरी बात। अन अकेडमी पर जितने टीचर्स ने आज तक पढ़ाया है सबके रिकॉर्डेड बैचेस अवेलेबल रहते हैं उनके जाने के बाद भी, ठीक है, पहली बात। फिर चाहे आप अभिनय सर से पढ़ना चाहते हैं, पवन राव सर से पढ़ना चाहते हैं, कि चाहे मोहित गोयल सर से पढ़ना चाहते हैं, कि चाहे एक्स वाई जी, बहुत सारे टीचर जो आपने फेमस फेमस जिनके नाम सुन रखे हैं जो कभी अन अकेडमी पे थे, शायद रेमो सर ने भी एक कोर्स पूरा कर रखा होगा। तो जितने टीचर्स हैं उन सबके टोटल बैचेस आपके पास अवेलेबल रहते हैं जो अन अकेडमी प्लस वाले बच्चे हैं, ठीक। तो बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है, और परेशान होने का सच बताऊं तुम्हारे पास टाइम भी नहीं है, तुम्हारे पास परेशान होने का टाइम भी नहीं है। 3 महीने तुम्हारे पेपर में बचे, अगर तुम अभी नहीं कंट्रोवर्सियों में पड़े रहोगे और ये वो फलाना दिगड़ा यही करते रहोगे तो कैसे काम चलेगा? समय हाथ से निकल जाएगा, फिर पछताने के अलावा कुछ नहीं बचेगा। इनमें से जो टीचर पसंद हो, पवन सर ठीक लगते हो, अभिनय सर ठीक लगते हो, लाइव पढ़ना है तो शायद सुमित गोयल सर अभी पढ़ा रहे हैं, ठीक है, मैथ्स का भी एक बैच चलता है उनका, लाइव पढ़ना है तो सुमित सर से पढ़ सकते हो। साहिल सर, अभिनय सर, पवन सर, सबके कोर्सेज अवेलेबल हैं, उसको कर लीजिए, ठीक है, उसको कर लीजिए। बाकी हम भी अपनी तरफ से रिक्वेस्ट रेज करेंगे। सुमित सर ने भी आज हायर मैनेजमेंट को स्पेशली वीडियो बना के भेजी है, मैंने भी 2-3 बार पहले बोल रखा, मैंने तो 10 टीचरों के इनको नंबर भी दिए थे कि इनसे बात कर लो, ये अच्छे टीचर्स हैं, इनमें से कोई भी हायर कर लो। तो ऐसे ही हम भी दोबारा पुश करेंगे कि बच्चे हमें बोल रहे हैं कि हमने अन अकेडमी प्लस का सब्सक्रिप्शन लिया था जिसमें मैथ्स, इंग्लिश, रीजनिंग ये सब टीचर्स होने चाहिए थे, तो मैथ के टीचर नहीं है तो अवेलेबल कराएं, हाँ कि ना। जो एक दो अगर नहीं अवेलेबल हो पा रहे हैं तो उनकी जगह कोई और करा दो अच्छा टीचर, जरूरी नहीं कि बहुत फेमस हो, 10 मिलियन सब्सक्राइबर हो, वही वाला चाहिए, अच्छा टीचर दूसरा भी होगा तो काम चलेगा, लेकिन अवेलेबिलिटी तो हो, ठीक है। तो हम भी अपनी तरफ से बोलेंगे, लेकिन आप प्लीज इन चीजों में अपना समय व्यर्थ ना करें। मैं आपको एक भाई के नाते सजेस्ट कर रहा हूँ कि ये टाइम वैसे भी लाइव पढ़ने का है भी नहीं, लाइव पढ़ के आप वैसे भी कोर्स पूरा कर नहीं सकते कभी मैथ का 3 महीने में, ये आपको भी पता है और मुझे भी पता है। रिकॉर्डेड से ही आप मैक्सिमम निपटा सकते थे, ये मैंने आपको भाई मान के बताई है, अब आगे आपकी मर्जी। चलिए, टेंस क्या है? टेंस वर्ब की एक फॉर्म है, जैसे हिंदी में ताते ती रारे री गागे गी से पता चलता है, इंग्लिश में भी तो कुछ होता होगा ना यार। V1 लगी हुई तो प्रेजेंट हो गया, V2 लगी पास्ट हो गया, विल शैल के साथ वर्ब की बेस में लगी तो फ्यूचर हो गया। तो आप देख पा रहे वर्ब की फॉर्म, वर्ब की फॉर्म से हम टाइम का पता कर रहे हैं, वर्ब की फॉर्म को चेक करके हम टाइम का पता कर रहे हैं, इसी वर्ब की फॉर्म को इंग्लिश में टेंस कहते हैं। क्लियर हो गया? टेंस के ये 12 स्ट्रक्चर बना रखे हैं, जैसा जैसा ग्रामेरियंस ने क्या किया, देखो क्या क्या मीनिंग देना पड़ सकता है, जैसा जैसा मीनिंग उनको जिंदगी में लगा कि अच्छा कोई एक्शन हो रहा होगा, अभी प्रेजेंट में हो रहा होगा तो उसके लिए स्ट्रक्चर बना दिया, पास्ट में हो रहा था तो उसके लिए स्ट्रक्चर बना दिया, ये खत्म हो गया तो उसके लिए स्ट्रक्चर बना दिया, ये होने से पहले ये हो गया था, तो इन्होंने अलग अलग ऐसे 12 टेंस क्रिएट करे और 12 के 12 ऐसे वर्ब के स्ट्रक्चर क्रिएट कर लिए, जिसको स्ट्रक्चर को देखते ही सामने वाला, पढ़ने वाला, सुनने वाला पता चल जाए उसको कि अच्छा ये टेंस है, और फिर उससे उसको टाइम पता चल जाएगी किस टाइम की बात हो रही है। क्लियर हो गया?
आज कोशिश करेंगे थोड़ा मन लगा के सुनना, ताकि जिंदगी में दोबारा आपको ये 10 चैप्टर में कम से कम ये वाली दिक्कत तो आपकी खत्म हो जाए। मुझे लगता है हर बच्चे को पता होगा कॉन्टिन्यूअस टेंस की पहचान होती है V1 प्लस में आईएनजी। हर बच्चे को पता होगा कि कॉन्टिन्यूअस टेंस की पहचान है V1 प्लस में आईएनजी, हाँ क्या ना। अब V1 प्लस आईएनजी तो सर तीनों में आ रहा है ना। आपको एक बात याद है, मैंने जब आपको पढ़ा था इन्फिनेटिव जेरेंट पार्टिसिपल का बेसिक, तब मैंने कहा था जब ये वर्ब बनेगा तब इससे पहले इज एम आर आना जरूरी है। आज आपको बात भी पता चल गई होगी क्यों इज एम आर आना जरूरी है, क्योंकि V1 प्लस आईएनजी यहाँ भी आ रहा है, यहाँ भी आ रहा है, यहाँ भी आ रहा है, तीनों में आ रहा है। तो पता कैसे चलेगा प्रेजेंट है, पास्ट है कि फ्यूचर है? क्या अकेला ऐसे लिख के छोड़ दें ही गोइंग टू सिनेमा लिख दें, ही प्लेइंग क्रिकेट सीधा लिख दें? सर पता कैसे चलेगा वो क्रिकेट खेल रहा है, खेल रहा था कि खेल रहा होगा? ही इज प्लेइंग क्रिकेट, ही वॉज प्लेइंग क्रिकेट, ही विल बी प्लेइंग क्रिकेट। ये हेल्पिंग वर्ब से तो पता चलेगा प्रेजेंट है, पास्ट है कि फ्यूचर है। आईएनजी से तो सिर्फ कॉन्टिन्यूस पता चला, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर कौन बता रहा है? हेल्पिंग वर्ब बता रही है। कुछ मेरी बात आई समझ में? तो V1 प्लस आईएनजी पहचान होती है कॉन्टिन्यूस की। अब कॉन्टिन्यूस में कौन सा वाला है, प्रेजेंट वाला है, पास्ट वाला है कि फ्यूचर वाला है, वो बताएगी हमारी हेल्पिंग वर्ब। बोलो, इतनी कहानी क्लियर हो गई? चलो जी, दूसरी बात, एक एक एग्जांपल बोलता हूँ। रोहन इज प्लेइंग क्रिकेट, प्लेइंग देखते पता चल गया कॉन्टिन्यूस है, इज देखते पता चल गया प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस है। दे वर वेटिंग फॉर यू, वेटिंग आईएनजी देखते पता चल गया कॉन्टिन्यूस है, वर वेटिंग वॉज वर देखते पता चल गया पास्ट है, पास्ट कॉन्टिन्यूस हो गया सर। आई विल बी टीचिंग यू मैथमेटिक्स, आई विल बी टीचिंग, टीचिंग V1 प्लस आईएनजी हो गया, विल बी शैल बी लगा हुआ है सर, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस हो गया। कुछ मेरी बात आई समझ में? हाँ जी। बाकी सब में सर इज एम आर यहाँ दो हेल्पिंग वर्ब लगानी पड़ रही है, विल शैल और बी भी। थोड़ा सोचो लॉजिकली, लॉजिक जान जाओगे इसका। मॉडल के बाद हमेशा बेस फॉर्म आती है, मुझे कॉन्टिन्यूस बनाने के लिए आईएनजी चाहिए। ऐसा क्या वर्ड लिख दूं बीच में जो दोनों की सुलह करा दे? विल शैल करा बेस फॉर्म दो, उसको दे दी। आईएनजी से पहले इज बी की फॉर्म आनी चाहिए, उसको भी, वो भी खुश। आईएनजी से पहले बी की फॉर्म आती है, वो बी की फॉर्म मान रहा है। फ्यूचर बनाने के लिए विल शैल लगता है, कॉन्टिन्यूस बनाने के लिए आईएनजी लगता है। इन तीनों चीजों का समन्वय क्या हो सकता है कि यहाँ बेस फॉर्म पुट कर दी जाए, इसलिए बी लगता है यहाँ। क्लियर हुआ? ऐसे ही वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब आपको लग रहा है किसी किताब में लिखा मिलेगा कि बी की फॉर्म क्यों लगाई जाती है? थोड़ा सा सोचो, लॉजिकली चीजों को देखने की आदत पड़ जाएगी, सोचने की आदत पड़ जाएगी, तो खुद ही जान जाओगे क्या हो रहा है। ये किसी किताब में नहीं मिलेगा, ये किसी फॉरेन ऑथर की किताब उठा लो, कुछ उठा लो, किसी के लेक्चर में नहीं मिलेगा, सोचने से आएंगी सारी बातें। आओ, ऐसी जो वर्ब की थर्ड फॉर्म है, ऐसी जो वर्ब की थर्ड फॉर्म है, ये पहचान होती है परफेक्ट टेंस की। ऐसे ही जो वर्ब की थर्ड फॉर्म है, ये पहचान होती है परफेक्ट टेंस की। ठीक, आई हैव ईटन द केक, आई हैव ईटन, आई हैड ईटन, आई विल हैव ईटन। ईटन से तो सिर्फ इतना पता चला, देखो V3 तीनों में, V3 से तो सिर्फ इतना पता चला कि परफेक्ट टेंस है। अब प्रेजेंट परफेक्ट है, पास्ट परफेक्ट है कि फ्यूचर परफेक्ट है, ये कैसे जानोगे? हाँ जी, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर किससे पता चलेगा? हेल्पिंग वर्ब से, हाँ कि ना। प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर काय से पता चलेगा? हेल्पिंग वर्ब से। हैज हैव हेल्पिंग वर्ब होगी तो प्रेजेंट परफेक्ट, हैड हेल्पिंग वर्ब होगी तो पास्ट परफेक्ट, विल हैव शैल हैव होगी तो फ्यूचर परफेक्ट। जैसे आई हैव ईटन योर केक, प्रेजेंट परफेक्ट, आई हैड ईटन पास्ट परफेक्ट, आई विल हैव ईटन फ्यूचर परफेक्ट। कुछ आ रही है बात समझ में? आई हैव ड्रिवन दिस कार, मैंने गाड़ी चला रखी, हैव ड्रिवन प्रेजेंट परफेक्ट, हैड ड्रिवन पास्ट परफेक्ट, विल हैव ड्रिवन फ्यूचर परफेक्ट। अगले वाले को देखो, ये तो नाम से क्लियर है। अरे नाम से क्लियर है, परफेक्ट प्लस कॉन्टिन्यूस, यानी V3 भी आएगा और आईएनजी भी आएगा। आईएनजी से पहले बी की फॉर्म ही चाहिए, आईएनजी से पहले बी की फॉर्म ही चाहिए, और परफेक्ट बनाने के लिए V3 चाहिए। तो कौन कर सकता है ये काम? ये काम हमारे लिए कौन कर सकता है? V3 भी हो और बी की फॉर्म भी हो, कौन है वो? बीन है, इसलिए बीन प्लस V1 प्लस आईएनजी आता है हमेशा, इसीलिए बीन प्लस V1 प्लस आईएनजी आता है परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में। अब फिर वही दिक्कत, सर बीन प्लस V1 प्लस आईएनजी तो तीनों में आ रहा है, मुझे ये कैसे पता चलेगा प्रेजेंट है, पास्ट है कि फ्यूचर? हेल्पिंग वर्ब, इसलिए हेल्पिंग वर्ब लगानी पड़ती है। आज आपको इन हेल्पिंग वर्ब का भी काम पता चल गया होगा। मैंने एक लाइन बोली थी प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब पढ़ाते वक्त, मैंने कहा था टेंस को आइडेंटिफाई कराने में मदद कराती है। इज एम आर, वॉज वर, याद है? इज एम आर से पता चला प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, वॉज वर से पता चला पास्ट कॉन्टिन्यूस, हैज हैव से पता चला प्रेजेंट, हैड से पता चला पास्ट। कुछ देख पा रहे हो? आई हैव बीन टीचिंग इंग्लिश सिंस 2012, आई हैव बीन टीचिंग प्रेजेंट परफेक्ट, हैड बीन टीचिंग पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, विल हैव बीन टीचिंग फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। समझ में आया? बीन प्लस V1 प्लस आईएनजी देखती परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। कौन सा है? प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर, हैज हैव से प्रेजेंट, हैड से पास्ट और विल हैव शैल हैव से फ्यूचर। बोलो भैया। इंडेफिनिट को देख लो, वर्ब की पहली फॉर्म दिखाती प्रेजेंट इंडेफिनिट, या फिर डू डज के साथ वर्ब की बेस फॉर्म आ जाए वो भी प्रेजेंट इंडेफिनिट। माई मदर गोज टू टेम्पल डेली, प्रेजेंट इंडेफिनिट। गो गोज क्या है? वर्ब की पहली फॉर्म, प्रेजेंट इंडेफिनिट हो गया।
ही डज नॉट गो टू स्कूल, प्रेजेंट डेफिनेट हो गया. ऐसी वर्ब की सेकंड फॉर्म हो, आई मेट राजेश, शी वेंट टू दिल्ली, गो वेंट गॉन वर्ब की सेकंड फॉर्म पास्ट इंडेफिनिट है. आई डिड नॉट सी हिम, डू डज डिड के बाद हमेशा वर्ब की बेस फॉर्म आते हैं. डिड आ गया तो वर्ब की सेकंड, डिड आ गया तो मतलब पास्ट इंडेफिनिट हो गया. ऐसे विल शैल के साथ वर्ब की बेस फॉर्म आ जाए तो फ्यूचर इंडेफिनिट. एक बार फिर देख लीजिए, समराइज कर देता हूँ. फिर ये जितने एग्जांपल है, ये सारे का टेंस तुम मुझे बताओगे और बिना हिंदी किए, प्योर इसके बेस पे, ताते ती रारे री गागेगी नहीं करना. क्लियर हुआ? आदित्य आज सिर्फ आइडेंटिफिकेशन सीख रहे हैं, आज सिर्फ आइडेंटिफिकेशन सीख रहे हैं. रुक जाओ, थम जाओ. फिर से देखिए, V1 प्लस आई एन जी मतलब कॉन्टिन्यूस. कॉन्टिन्यूस कौन सा, ये कौन बताएगा? हेल्पिंग वर्ब. इज एम आर प्लस आई एन जी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस. आई एम वेटिंग फॉर यू प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस. आई वॉज वेटिंग फॉर यू पास्ट कॉन्टिन्यूस. आई विल बी वेटिंग फॉर यू फ्यूचर कॉन्टिन्यूस. V3 मतलब परफेक्ट. V3 मतलब परफेक्ट. आई हैव स्टोलन दैट फाइल, या ही हैज स्टोलन दैट फाइल. हैज स्टोलन प्रेजेंट परफेक्ट, हैड स्टोलन पास्ट परफेक्ट, विल हैव स्टोलन फ्यूचर परफेक्ट. I have been teaching present perfect continuous. I had been teaching past perfect continuous. I will have been teaching future perfect continuous. ऐसे इंडेफिनिट की बात कर लें, V1 प्रेजेंट डेफिनिट, V2 पास्ट इंडेफिनिट, विल शेल के साथ बेस फॉर्म फ्यूचर इंडेफिनिट. 30 सेकंड आप इसको अपना आंखों के आगे ऐसे ऐसे करके देखो, 30 सेकंड. फिर सेंटेंस को चालू करना बिना कमेंट किए, अपनी कॉपी पे लिखना, देखना सारे सही हुए क्या. थैंक यू चिराग भाई, थैंक यू. थैंक यू विशाल भाई, थैंक यू. अभिजीत, वॉइस नरेशन के लिए 15 क्लासेस का एक छोटा सा बैच है, 13-14 क्लासेस हैं शायद उसमें, उससे करना है बच्चे. बड़ी आसानी से समझ में आ जाएगा. सारा कंटेंट मुझसे पढ़ चुके होगे तो वो बहुत आसानी से समझ में आ जाता है. बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं. आ जाओ, करो तुम इसको ना. करना क्या है, सबसे पहले वर्ब देख लो, वर्ब का स्ट्रक्चर देख लो और टेंस सोच लो, बिना ताते ती रारेरी गागेगी किए हुए, बिना आंसर कमेंट किए हुए. ठीक है, सोच लो जल्दी से, फिर मैं बताता हूँ.
सर क्या हम भी 10 बजे वाला प्रैक्टिस बैच कर सकते हैं? नहीं बच्चे अभी रुक जाओ, 1 महीना रुक जाओ, तुम्हारा सिलेबस खत्म हो ही जाएगा इस महीने, है ना। 1 महीना रुक जाओ, इससे आगे वाला जो आए ना 10 बजे वो वाला कर लेना। और उसमें एक और मस्त चीज सोच रहा हूँ मैं, और मजा आएगा तुम्हें। आरसी के आपके पास पहले से 1-2 बैचेस तो पढ़ा ही रखे मैंने। प्लस वाले जो बच्चे हैं आरसी के 1-2 बैचेस तो पहले भी पढ़ा रखे हैं। अब जो सुबह 10 से 11 वाला जो प्रैक्टिस बैच होगा उसके अंदर मैं क्या करा करूंगा, रोज का एक सेट कराऊंगा। और साथ में सोच रहा हूँ कि रोज अपना आधा घंटा 2 क्लोज टेस्ट करा दिए, कभी 10 पीक्यूआरएस करा दिए, कॉम्प्रीहेंशन पे थोड़ा अलग से स्ट्रेस देंगे, ऐसे सोच रहा हूँ। आ जाओ पढ़ते हैं। इसको करने से पहले तुम मुझे एक छोटी सी बात बताओ, शायद मैंने आपको पहले भी एक बार बताई थी कि जैसे प्ले प्लेड प्लेड है ना, तो दूसरी फॉर्म भी प्लेड होती है और तीसरी फॉर्म भी प्लेड होती है। तो कैसे पहचानते हो कि ये दूसरी है कि तीसरी है? स्पेलिंग सेम, सब कुछ सेम, तो कैसे पहचानते हो? क्योंकि सर जो V3 होगी ना उससे पहले हेल्पिंग और लिखी मिलेगी, उससे पहले हैव की जो फॉर्म्स होती हैं, हैज, हैव, हैड वगैरह, वो हेल्पिंग और बाय की आएगी, हाँ कि ना। और V2 से पहले हेल्पिंग वर्ब आती नहीं। तो जब मैंने देखा पाक पाक्ड पाक्ड, V2 भी पाक तो V3 भी पाक, इसको कौन सा मानूं? क्योंकि हेल्पिंग वर्ब लगी हुई तो V3 मानूं। V3 डिसाइड होते ही मुझे पता चल गया तो परफेक्ट टेंस है। अब परफेक्ट में कौन सा बोलूं, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर? सर हैज से पता चल रहा है ना प्रेजेंट है, काम हो गया। V1 प्लस ING देखते मुझे तो पता चल गया कि ये कॉन्टिन्यूस है, हाँ कि ना। वॉज देखते मुझे पता चल गया कि ये पास्ट है, तो पास्ट कॉन्टिन्यूस हो गया। V1 देखते मुझे पता चल गया कि ये प्रेजेंट डेफिनेट है, हाँ जी। बीन प्लस V1 प्लस ING, बीन प्लस V1 प्लस ING, एक मिनट भाई। बीन प्लस V1 प्लस ING देखते मुझे पता चल गया कि ये कोई परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस बनेगा। अब परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में कौन सा, प्रेजेंट का, पास्ट का कि फ्यूचर का? हैज देखते मुझे पता चल गया प्रेजेंट वाला है। इनकी बात करें तो इनमें दो दो वर्ब आ रही है ना। V1 प्लस ING देखते मुझे पता चल गया कॉन्टिन्यूस है। वॉज देखते मुझे पता चल गया कि पास्ट है। वर्ब की सेकंड फॉर्म देखते मुझे पता चल गया कि पास्ट इंडेफिनिट है, हाँ जी। कंप्लीटेड, V2 भी कंप्लीटेड, V3 भी कंप्लीटेड, कौन सी कहूँ? सर हेल्पिंग और लगी हुई ना, तो V3 कहोगे, V3 कहोगे तो इसका परफेक्ट टेंस बनेगा। परफेक्ट में कौन सा, परफेक्ट में कौन सा सर, हैड लगा हुआ है ना, तो पास्ट परफेक्ट कहोगे। कॉल्ड, सर फिर से वही, अब इससे पहले एज ए हेड तो आ नहीं रहा, वैसे तो V2 भी कॉल्ड होती है, V3 भी कॉल्ड होती है, लेकिन हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो V2 कहलाएगी, V2 कहलाएगी तो ये भी पास्ट इंडेफिनिट कहलाएगी। अच्छा, विल मॉडल देखते पता चल गया फ्यूचर है, वर्ब की बेस फॉर्म देखते पता चल गया कि फ्यूचर इंडेफिनिट है। अच्छा, विल देखते पता चल गया फ्यूचर है, हैव के बाद V3 लगा हुआ है, V3 देखते पता चल गया परफेक्ट है, तो यानी ये तो फ्यूचर परफेक्ट बनेगा। कम केम कम, पहली भी कम तीसरी भी कम, कौन सी कहूँ इसको? कम केम कम, पहली भी कम तीसरी भी कम, कौन सी कहूँ इसको? थर्ड फॉर्म होती है, तो इसका मतलब थर्ड की फर्स्ट। कोई हेल्पिंग वर्ब तो है नहीं, कोई हेल्पिंग वर्ब तो है नहीं, तो इसको कहोगे पहली V1, तो ये बनेगा प्रेजेंट इंडेफिनिट। V2 क्यों लिख रहे हो यार, तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा कि कम की फॉर्म भी नहीं आती तुम्हें? वो नकली हो। कैसे पांचवी कैसे पास हो गई यार तुम्हारी, में तो 10वीं पे तो बहुत दूर की बात, पांचवी कैसे पास करी तुमने? कम CO, केम, कम, ऐसे चलती है फॉर्म। चलो नेक्स्ट पे आओ। अब अगर आपको याद हो तो ये जो प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब होती है मेन वर्ब भी बन जाती है, हाँ क्या ना। प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब जो होती है मेन वर्ब भी बन जाती है, कुछ याद आ रहा है? तो इनमें भी टेंस तो पहचाना जा सकता है। अब मान लो ऐसा थोड़ी है कि बी की फॉर्म कोई भी लगा दो हमेशा मीनिंग सेम निकलेगा। अमन एक टीचर है, अमन एक टीचर था, अमन एक टीचर होगा, अमन एक टीचर रह चुका है, अलग अलग मीनिंग निकलेंगे, हाँ कि ना। तो इनके भी टेंस अलग अलग बनेंगे, इनके भी टेंस अलग अलग बनेंगे, तो फिर आप आइडेंटिफाई करके दिखाओगे मुझे। बी की फॉर्म कैसे चलती है? इसकी पहली फॉर्म होती है इज, एम, आर, बी, वॉज, वर, बीन, है ना। ऐसे ही हैव की फॉर्म, हैज, हैव, हैड,
हैड, V2 भी हैड और V3 भी हैड। पहचानने का तरीका वही सुने होंगे ना, कभी देखे होंगे रिमोट सेंटेंसेस ऐसे, हैव, हैड, हैड। अब समझ में आ रहा होगा क्या माजरा होता है वो जो दो हैव इकट्ठे आते हैं ना, उसमें जो आगे हैड लिखी होती है V3 होती है, अकेली हैड आए तो V2 होती है। अब शायद सोच पा रहे होगे, और नहीं सोच पा रहे तो बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं। देखो अगली स्लाइड वही है, हैव, हैड, हैड सारे करा देंगे अभी, और तुम कहोगे सर बहुत आसान था ये तो। अभी पहले एक बार तुम इससे निपटो, करो ट्राई। 2 मिनट के लिए म्यूट कर रहा हूँ, करिए इनको, सोचिए कौन सा किस में आएगा। पढ़ाने वाले टीचर की कैसे करें पहचान, जिसका रील बनाने से ज्यादा पढ़ाने पर हो ध्यान। कंट्रोवर्सी, फैन क्लब का ना हो जिसके यूट्यूब चैनल पर कोई भी स्थान, यही है ढंग के टीचर की पहचान। थैंक यू विजय भाई, थैंक यू। चलिए, इज एम आर वाज वर, इज एम आर वाज वर बी की फॉर्म है, इज एम आर पहली है, वाज वर सेकंड है, तो इसका मतलब ये पहली है, इसका मतलब ये प्रेजेंट डेफिनेट है। हाँ जी, ऐसे ही वाज वर क्या होगी, दूसरी होगी, दूसरी होगी तो ये पास्ट इंडेफिनिट होगी। अब ये हैज क्या होगी, पहली होगी, पहली होगी तो प्रेजेंट डेफिनेट होगी। अब दूसरी भी हैड होती, तीसरी भी हैड होती, इसको तुम कौन सी कहोगे? दूसरी भी हैड होती है, तीसरी भी हैड होती है, इसको तुम कौन सी कहोगे? अगर ये तीसरी होती तो इससे पहले हेल्पिंग वर्ब आती ना यार, वो हैव, हैड वो वाले स्ट्रक्चर बनते हैं। इसका मतलब दूसरी है, दूसरी है तो ये पास्ट इंडेफिनिट है। डिड के आगे कोई मेन वर्ब तो आ नहीं रही, वैसे भी डिड आती तो आगे तो हमेशा बेस फॉर्म ही आती, तो ये क्या कहलाएगा, पास्ट इंडेफिनिट। डज क्या कहलाएगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट। बोलो, क्लियर हो गया? इन पे आ जाओ। या दिखने में तुम्हें जितने मुश्किल लग रहे हैं, टेंशन ना लो, इनका मीनिंग वगैरह भी आगे जब यूसेज पढ़ेंगे आएगा। अभी के लिए इनसे बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है। देखना एक बात, मुझे एक बात बताओ, अगर मैं तुम्हें लिख दूं कहीं हैव हैड आ गया, अगर कहीं हैव हैड आ गया, ठीक है, तो तुम्हें नहीं लगता कुछ बातें ऑब्वियस है, जैसे कि अगर ये हैड से पहले हैव लिखा हुआ है तो ऑब्वियसली हेल्पिंग वर्ब बन रहा होगा, है ना? हेल्पिंग वर्ब आती है मेन वर्ब से पहले, ऐसा तो है नहीं कि मेन वर्ब के बाद हेल्पिंग वर्ब आती है। खुद सोचो, ऐसा हो सकता है ये दोनों हेल्पिंग वर्ब हो? नहीं सर। अगर ये दो ही लिखे हुए हैं तो ऑब्वियस बात है कि दोनों हेल्पिंग वर्ब नहीं हो सकते। ऐसा हो सकता है कि दोनों मेन वर्ब हो, दो दो मेन वर्ब बिना कंजंक्शन के? नहीं सर। यार ऐसा हो सकता है कि ये मेन वर्ब हो, ये हेल्पिंग वर्ब हो? नहीं सर। तो ऑब्वियस बात है, तो ऑब्वियस बात है, सही वाला फंडा कौन सा है, सही वाला कौन सा है, कि पहले लिखी जाती है हेल्पिंग वर्ब और फिर लिखी जाती है मेन वर्ब। इतनी बात क्लियर है? अच्छा, और ये हैड मेन वर्ब और इससे पहले हेल्पिंग वर्ब लगी हुई है, तो ये कौन सी फॉर्म माना जाएगा, कौन सी फॉर्म माना जाएगा? तीसरी फॉर्म माना जाएगा, हाँ कि ना? अगर अगर दो हैव की फॉर्म होंगी तो बाद वाला मेन वर्ब होगा, और ऑब्वियस बात है हैव के बाद हमेशा V3 आता है, तो जब भी ये स्ट्रक्चर क्रिएट होगा हमेशा परफेक्ट टेंस बनेगा। ये बात तुम्हें समझ में आ रही है? एक बार फिर बोलूं, दो हैव की फॉर्म इकट्ठी आएंगी तो ऑब्वियस बात है पहला हेल्पिंग वर्ब है, बाद वाला मेन वर्ब, बाद वाला मेन वर्ब है, उससे पहले ये हैव की फॉर्म हेल्पिंग वर्ब है, तो यानी ये V3 है, V3 है तो परफेक्ट है। जब भी दो हैव की फॉर्म इकट्ठी आएंगी तो ये बात तय हो गई कि परफेक्ट टेंस ही आए।
रटने की बात नहीं है, लॉजिकल बात है कि अगर दो हैव की फॉर्म इकट्ठी आ रही तो पहली हेल्पिंग वर्ब बनेगी, बाद वाली मेन वर्ब बनेगी। हैव के बाद हमेशा V3 आती है, V3 है तो परफेक्ट टेंस है, बात खत्म। अब कौन सा परफेक्ट है वो इस हेल्पिंग वर्ब को देख के जज कर लो। हैज हैड लिखा होगा प्रेजेंट परफेक्ट, हैव हैड लिखा होगा प्रेजेंट परफेक्ट, हैड लिखा होगा पास्ट परफेक्ट, विल हैव हैड लिखा होगा फ्यूचर परफेक्ट। इतनी सी कहानी थी। मीनिंग मैं आपको बता दूंगा, मैं सीएम के साथ लंच कर चुका हूँ, वो ये काम कर चुकी थी, मैं ये काम कर चुका हूँ, इस टाइप वाले सेंटेंसेस के इनके मीनिंग होते पढ़ेंगे आगे। अभी फिर से वही 1-1.5 मिनट के लिए म्यूट कर रहा हूँ, सोचो जरा, कमेंट मत करो, सोचो। जहां जहां जो जो आपको वर्ब दिखे उसके टेंस फाइंड आउट करने की कोशिश करो। हाँ जी, आइए। दो हैव की फॉर्म इकट्ठी लिखी हुई है तो ये परफेक्ट टेंस होगा, ये बात तय है ना। अगर ये परफेक्ट टेंस है तो प्रेजेंट वाला, पास्ट वाला, फ्यूचर वाला ये कैसे तय होता है? हेल्पिंग वर्ब से हैज लिखा हुआ तो यानी ये प्रेजेंट परफेक्ट है। यहाँ पे फिर से वही बनेगा तो परफेक्ट टेंस। अब कौन सा परफेक्ट? हैड लिखा हुआ है तो ये पास्ट परफेक्ट है। ये अकेला V2 है तो ये पास्ट इंडेफिनिट है। यहाँ पे फिर से दो हैव की फॉर्म इकट्ठी आ रही है तो है तो परफेक्ट टेंस। विल देखते पता चल गया फ्यूचर परफेक्ट है। कम वर्ब की पहली फॉर्म है तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट हो गया। अच्छा, दो हैव की फॉर्म इकट्ठी है तो बनेगा तो परफेक्ट टेंस। अब कौन सा बनेगा? हैव हेल्पिंग और ऑलरेडी बीच में एड और से परेशान मत हो, हैव एड इकट्ठा लिख देता तो क्या हो जाता? प्रेजेंट परफेक्ट हो जाता, बात खत्म। विल नॉट ईट की शॉर्ट फॉर्म है ये, वॉन्ट ईट। विल नॉट ईट, विल नॉट ईट, विल प्लस में बेस फॉर्म फ्यूचर इंडेफिनिट। लो जी, बात खत्म हो गई। बताओ, क्लियर हुआ? आगे देखो, मुझे एक बात बताओ, जैसे एक सेंटेंस है, मुकेश बॉट अ बुक, इसका पैसिव करना। मुकेश बॉट अ बुक कैसे पैसिव होगा इसका? अ बुक वॉज बॉट बाय मुकेश, यही बात है। मुकेश सब्जेक्ट हो गया, बॉट वर्ब हो गया, बुक इसका ऑब्जेक्ट हो गया। पैसिव कैसे करते हैं? ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दिया, सब्जेक्ट को बाय प्रीपोजिशन के साथ लिख दिया, ये बाय प्रीपोजिशन हो गई और ये प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो गया, हाँ कि ना। अब यहाँ पे वॉज बॉट क्यों लगाना पड़ा? उसको पैसिव में लिखना था। मुकेश ने किताब खरीदी थी, किताब थोड़ी मुकेश किताब को खरीदा जाएगा, इसलिए बी की फॉर्म प्लस V3 का स्ट्रक्चर बना दिया। हाँ जी। अब अगर मैं आपसे पूछूं, कि ये वॉज बॉट का टेंस क्या है? अब अगर मैं आपके वैसे तो ऐसा होना नहीं चाहिए, फिर भी कोई भाई भोला मेरा दोस्त ऐसा है जो मतलब अभी आ गया बैच में, बच्चे बैच 70% पूरा हो रहा है। पहली क्लास के पहले सेंटेंस से आइए प्लीज, पहली क्लास के पहले सेंटेंस से इस बैच को देखिए, वरना कोई फायदा नहीं इस बैच को लगाने का। अगर मैं आपसे पूछूंगा कि इस वर्ब का टेंस क्या है, देखो सुनो मेरी बात, हालांकि बात मैंने बोली थी, एक्टिव टू पैसिव जाते वक्त या पैसिव टू एक्टिव जाते वक्त ना टेंस चेंज होता है ना मीनिंग चेंज होता है, केवल और केवल स्ट्रेस चेंज होता है। पहले स्ट्रेस था मुकेश पर, अब स्ट्रेस आ जाएगा बुक पर। कुछ आई मेरी बात समझ में? एक्टिव टू पैसिव जाओ चाहे पैसिव टू एक्टिव जाओ, ना मीनिंग चेंज होता है ना टेंस चेंज होता है, केवल और केवल स्ट्रेस चेंज होता है।
हाँ जी, तो इसका भी कौन सा टेंस माना जाएगा? जो इसका था। इसका कौन सा था? इसका कौन सा था? क्योंकि ये वर्ब की सेकंड फॉर्म था इसलिए ये पास्ट इंडेफिनिट था। क्योंकि वर्ब की सेकंड फॉर्म था इसलिए पास्ट इंडेफिनिट था, तो ये भी कौन सा माना जाएगा? पास्ट इंडेफिनिट माना जाएगा। इतनी मेरी बात आती है समझ में? जो मेरे भाई जो थे, जो कह रहे थे कि इसको परफेक्ट कह दो, परफेक्ट कह दो, परफेक्ट में हैज अब आती है कि वॉज आती है? हैं? ये कौन सा परफेक्ट टेंस हुआ भाई जिसमें वॉज आती है? वैभव बच्चे यूट्यूब पे लिखना एरर प्रो अमन वशिष्ठ, 12 मिनट की एक वीडियो आएगी उसमें सब बताया। अब अमेजोन फ्लिपकार्ट वगैरह पे नहीं मिलती, कोरियर से भेजी जाती है किताब अपनी भाई। ठीक है, चलो इतनी मेरी बात आई समझ में? अब मान लो मैं तुम्हें ऐसे सेंटेंस लिख के दे दूं, मैं तुम्हें सेंटेंस ऐसे लिख के दे दूं, ये पैसिव है, इतना तो पता चला ना, कार किसी को चोरी नहीं करेगी, कार को चोरी किया जाएगा, है तो ये पैसिव। अब तुम्हें मान लो कोई इसका टेंस पूछ दे, तुम्हें मान लो कोई इसका टेंस पूछ दे, तो क्या टेंस बताओगे उसको? उसके लिए जरूरी है कि आप इसका एक्टिव इमेजिन कर पाओ, उसके लिए जरूरी है कि आप इसका एक्टिव इमेजिन कर पाओ। ये कौन से टेंस का पैसिव ऐसा बनता होगा? सोचो, कौन सा ऐसा टेंस होगा जिसका पैसिव ये बनेगा? हैज ए प्लस वी थ्री का ही पैसिव हैज ए प्लस बीन प्लस वी थ्री बनेगा, यानी ये प्रेजेंट परफेक्ट का पैसिव है, तो यानी ये भी प्रेजेंट परफेक्ट है। अब मेरी कुछ बात आई समझ में? अब जिनको थोड़ा मोटा वॉइस आता है, जिनको थोड़ा मोटा वॉइस आता है उनको तो बात आ गई समझ में। जिनको नहीं आता, वॉइस नरेशन वाला जो बैच है ना, उसमें वॉइस की फर्स्ट क्लास देख लेना। आपको वॉइस के सारे रूल, बाकी पूरा भी मत देखना, आगे उसमें एडवांस कॉन्सेप्ट अभी आपको नहीं आएंगे समझ में, बस पहली क्लास देख लेना, इसको होमवर्क कह लो चाहे। ठीक है, चाहे आपके पास 1699 वाला बैच हो, चाहे आपके पास ये अपना प्लस सब्सक्रिप्शन हो, सबके पास वॉइस नरेशन वाले एक 15 क्लास वाले बैच का लिंक है ना, उसमें से वॉइस की पहली क्लास देख लेना, उसमें से वॉइस के पहली क्लास की लिंक देख लेना। सर कहाँ से मिलेगा लिंक? के ऊपर देखो पिंड है, ये पिन है। प्लस वाले हो तो प्लस वाले लिंक पे जाके चला लेना, 1699 या रिकॉर्डेड कोर्स वाले हो तो भैया उस पर जाके क्लिक कर लेना, चल जाएगा बस। वॉइस की पहली क्लास लगाते ही आपको क्लैरिटी आ जाएगी कि कैसे वॉइस, कैसे टेंस चेंज होता है। बहुत गजब पढ़ाया सर आपने उसमें, थैंक यू भाई। वॉइस नरेशन ऐसा आपने, वैसे तो आप किसी भी चैप्टर को कंपैरिजन कर सकते हो, लेकिन वॉइस नरेशन बहुत गजब काम कर रखा है एक्चुअली उस पर। अब सोचो जरा, ये तीनों सोचना जरा, तीनों पैसिव में है, सोचना जरा इनके टेंस क्या होंगे। तीनों ही पैसिव में है। देखना मैंने आपको बता दिया कि क्या करना पड़ेगा, आपको इसका एक्टिव सोचना पड़ेगा, जो एक्टिव में था वही टेंस है ये, सोचो। सर नोट्स भी बनाए उसके? हाँ बच्चे, थ्योरी वाले पार्ट के बना लेना, कल को जब कोई प्रैक्टिस करो, है ना, जैसे कोई किताब विताब से प्रैक्टिस करो 100-200 सेंटेंसेस के, उनके नोट्स मत बनाना, थ्योरी के तो बना लो यार। बार बार पूछा मत करो, थोड़ा सा ही लिखना पड़ता है सर, ये लिखना है क्या? हाथों से मेहंदी थोड़ी सी झाड़ लो। हाँ भाई, वॉज सेंट दिया होगा, कहाँ से आया होगा ये? इतना तो तुम्हें पता चल रहा है, देखो वॉज वर पास्ट की पहचान होती है, तो ये पास्ट है, हाँ कि ना? पास्ट में क्या क्या हो सकता है सोचो, या तो पास्ट इंडेफिनिट हो सकता है, या तो पास्ट इंडेफिनिट हो सकता है, या पास्ट कॉन्टिन्यूस हो सकता है। अगर कॉन्टिन्यूस होता तो यहाँ भी कॉन्टिन्यूस स्ट्रक्चर बनता, बीइंग वगैरह आता। पास्ट परफेक्ट होता तो हैड आता, है ना? तो यानी ये क्या है? यानी ये क्या है? यानी ये पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव है। पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव कैसे होगा? वॉज वर प्लस में वी थ्री से, तो इसका भी टेंस क्या हो गया? पास्ट इंडेफिनिट हो गया। ये सोचो कहां से आया होगा? हैज बीन प्लस वी थ्री, हैज ए प्लस वी थ्री से आया होगा, यानी प्रेजेंट परफेक्ट हो गया। विल बी प्लस वी थ्री कहां से आया होगा? विल प्लस बेस फॉर्म से होगा, आई विल सॉल्व दिस क्वेश्चन विल बी सॉल्व बाय मी, तो ये क्या हो गया? ये फ्यूचर इंडेफिनिट हो गया। बोलो, आई कुछ क्लैरिटी? हाँ जी,
इस पे आ जाओ। कुछ याद है मॉडल में पढ़ाया था मेन क्लॉज पास्ट में तो सब क्लॉज पास्ट में ही आएगा। अब यहाँ पे मेन क्लॉज आपका प्रेजेंट में तो सब क्लॉज प्रेजेंट में रह गया। ऐसा जरूरी नहीं है मेन क्लॉज प्रेजेंट में तो सब क्लॉज प्रेजेंट में ही होता, पढ़ाऊंगा आगे, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर सारे अलाउड है। लेकिन लेकिन यहाँ मुझे कैन दिख रहा है, तो अगर सेज का कोई पूछेगा तो तुम इसका तो प्रेजेंट डेफिनेट कह दोगे। अब तुम्हें पता चल रहा है कि कैन मॉडल लगा हुआ, तो तुम इधर भी क्या कह दोगे, प्रेजेंट डेफिनेट कह दोगे। लेकिन अगर इसकी बात करूं, इसमें आज तो पास्ट इंडेफिनिट हो गया, और यहाँ पे कुड सेव लिखा हुआ है, कैन की पास्ट फॉर्म है ना कुड, कैन की कुड, मे की माइट, विल की वुड, कुछ याद आ रहा है? तो वर्ब की बेस फॉर्म से तो कुछ हिंट मिलेगा नहीं, तो इसको देख के जज करना पड़ेगा, यानी पास्ट इंडेफिनिट कहना पड़ेगा। मैं कहना ये चाह रहा हूँ, ये जो वर्ड है जैसे डू हो गया, डज हो गया, डिड हो गया, या ये जितने मॉडल्स हैं, जब भी ये हेल्पिंग और बनते हैं, जब भी ये हेल्पिंग और बनते हैं तो आगे तो हमेशा वर्ब की बेस फॉर्म आती है। मेन वर्ब जो होती है वो वर्ब की बेस फॉर्म में होती है हमेशा। तो इससे तो फिर उम्मीद ही छोड़ देना हम, ये तो हमेशा वर्ब की बेस फॉर्म में होगी, इसको देख के तो हमको जज नहीं कर पाएंगे। जब भी डू डज डिड बने या फिर मॉडल बने, तो फिर मॉडल को देखकर या डू डज डिड को देखकर आपको टेंस बताना पड़ता है। डू लगा होगा तो प्रेजेंट डेफिनेट डज लगा होगा, प्रेजेंट डेफिनेट डिड लगा होगा, पास्ट इंडेफिनिट कैन लगा होगा, प्रेजेंट कुड लगा होगा, पास्ट मे लगा होगा, प्रेजेंट माइट लगा होगा, पास्ट। बोलो भैया, समझ में आया क्या? सर मैं स्टेनो की तैयारी कर रहा हूँ, आपका नवंबर वाला बैच लगा लिया, आप वॉइस नरेशन करूँ ना, और वो कैब के लिए बता दो सर। स्ट्रेटजी वाली क्लास में बताया था बच्चे, वो कैब के लिए 4 जो बैचेस हैं पहले वो निपटाने हैं, फिर कोई भी एक रैंडम किताब उठानी, लेकिन प्रायोरिटी उन 4 बैचेस को देनी है। हाँ, और वॉइस नरेशन अब लगा सकते हो अगर आपका कोर्स पूरा हो गया तो, बिल्कुल क्लियर है जी। मनोज भाई कह रहे हैं पैसे वाला, समझ नहीं आया, क्योंकि मनोज भाई को एक्टिव पैसे में दिक्कत है। स्पेशली मैंने बोला कि जिन बच्चों को वॉइस नहीं आती है, वो वॉइस की जब पहली क्लास लगा लेंगे तो समझ में आ जाएगा। अब क्या बोले भैया बताओ। चलो जी, 3 मिनट का ब्रेक ले लो, वापस आते हैं, फिर यूसेज वाला पार्ट शुरू करेंगे। 3 से 4 मिनट का ब्रेक ले लो, वापस आते हैं, ठीक।
नोटिफिकेशन आ गई है, फॉर्म भरने की जल्दी मत मचाना, कईयों के अलग लेवल की चूल होती है, आज ही भर देंगे। और पता नहीं आज से फॉर्म एक्सेप्ट हो भी रहे नहीं, जब से भी हो रहे हैं, मतलब पहले थोड़ा क्लियर हो जाने दिया करो। कोई टेक इशू है, कोई बात है, पिछली बार क्या था उसमें ग्रेजुएशन जिनकी 2021 में खत्म हो रही थी वो डालने का ऑप्शन ही नहीं था, ठीक है सर, वो डालने का ऑप्शन नहीं आ रहा था इसलिए मैंने 2020 डाल दिया, आपको दिक्कत तो नहीं होगी ना। टेक इशू था, 1-2 दिन डट जाता, रिजोल्व हो जाने देता है, इतनी क्या जल्दी थी। मैं ये भी नहीं कह रहा बिल्कुल लास्ट डेट को डालो, लेकिन 2-4 दिन तो बीत जाने दो। कोई गाइडलाइन चेंज हुई हो, कोई और बात चेंज हुई हो। और दूसरी बात जो ये कह रहे हैं सर 7500 ही वैकेंसी है, टेंशन ना लो, बढ़ जाती है, पहले अनाउंस कुछ होती है फिर धीरे 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 बढ़ जाती है, ठीक। कम से कम 10-12 हज़ार होनी चाहिए इस साल भी आराम से। आ जाओ, अब अपन टेंस का यूसेज वाला पार्ट देखते हैं। एक ये सेंटेंस है, इसमें सोचो क्या आएगा। अभी तक जितने बच्चे हैं सबने लिखा है गो, गोज। अब कुछ बच्चों ने लिखना शुरू किया सारे, तो विल गो में क्या दिक्कत है, माई मदर विल गो टू टेम्पल में कोई दिक्कत है, माई मदर हैज गोन टू टेम्पल में कोई दिक्कत है। अब शायद जो मैं आपको पढ़ाना सिखाना बताना चाह रहा हूँ वो भी आप सीख समझ पाओगे। देखो, जैसे ही मैं इसके आगे एक वर्ड ऐड कर दूंगा आप समझ जाओगे मैं आपको क्या पढ़ाना चाहता हूँ। मान लो मैं यहाँ पे डेली लिख दूं, फिर कौन सा सही हो जाएगा, डेली लिख दूं तो कौन सा सही हो जाएगा। अच्छा, यस्टरडे लिख दूं तो कौन सा सही हो जाएगा, जस्ट नाउ लिख दूं तो कौन सा सही हो जाएगा, टुमारो लिख दूं तो कौन सा सही हो जाएगा। अब शायद आप मेरी कुछ बात समझ पा रहे हो। टेंस चलता है टाइम के अनुसार, अगर आपने टाइम मेंशन कर दिया तो फिर टेंस उसी के अनुसार चलेगा। यस्टरडे लिखोगे तो वेंट आएगा, टुमारो लिखोगे तो विल गो आएगा, रिसेंटली लिख दोगे तो हैज गॉन आएगा, डेली एवरीडे लिख दोगे तो गोज आएगा। लेकिन अगर टाइम ना दिया हो, लेकिन अगर टाइम ना दिया हो तो फिर जो लगाओगे उसी से टाइम का पता चलेगा। माई मदर गोज टू टेम्पल, मेरी माता जी मंदिर जाती हैं, वेंट टू टेम्पल गई थी, हैज गॉन जा चुकी हैं, विल गो जाएंगी। टाइम दिया हो तो उसके अनुसार टेंस चलता है, टाइम ना दिया हो तो जो तुम टेंस लिखोगे उसी से टाइम का पता चलेगा कि एक्शन कब का है। इतनी बात क्लियर है। अब सोचो कि पेपर में एरर अगर बनाना है तो कोई टाइम का हिंट देना जरूरी हो गया, हाँ कि ना। पेपर में अगर सवाल बनाना तो ऐसे सवाल तो देगा नहीं जो मर्जी टेंस लगा दो। अगर टेंस चैप्टर का एरर बनाना है तो कोई ऐसी जगह क्रिएट करके देगा ना। अगर टेंस चैप्टर का एरर बनाएगा तो कोई ऐसी जगह क्रिएट करके देगा कि अच्छा यही वाला टेंस सही हो बाकी गलत हो, तभी तो एरर, तभी तो फिलअप पूछेगा। तो भैया एक होता है छोटी क्लासों में जो टेंस पढ़ाया जाता है वो है ट्रांसलेशन, है ना। सर मेरा कोर्स खत्म हो जाएगा, मैंने अभी स्टार्ट किया तो प्रैक्टिस कोर्स कैसे करें। बच्चे पहले तुम खुद ही कह रहे हो अभी कोर्स स्टार्ट किया तो स्टार्ट तो कर लो, सब बताया उसमें, पहली क्लास के पहले सेंटेंस से देखो, ग्रामर कैसे पढ़ें, प्रैक्टिस कैसे करें, सब चौथी क्लास में बताया, उसमें जो बताया उसको फॉलो करिए। दीपांशु डिसीजन आपको लेना है, स्किल टेस्ट करें, दूसरे पेपर दें ना दें बच्चे, ये आपका हेडेक है। ये डिसीजन आपके लिए कोई और दुनिया में नहीं लेगा, ये आपको सोचना है कि मैं स्किल टेस्ट की तैयारी करूंगा कि सीपीओ की तैयारी करूंगा कि बैंक पीओ की तैयारी करूंगा, ये तुम्हें सोचना है। चलो जी, फिर से। तो कहने का मतलब ये कि हिंट देना जरूरी है, हाँ कि ना। हिंट जब तक नहीं है तब तक कोई एक पर्टिकुलर टेस्ट ठीक नहीं और तब तक सवाल नहीं बन पाएगा। तो एक तो होती है बच्चों वाली क्लासें, उसमें क्या होता है ट्रांसलेशन सिखाई जाती है, सीता जाती है, सीता जा रही है, कोई इंग्लिश में कैसे लिखेंगे, सीता इज गोइंग, हाँ कि ना, मैं यह किताब पढ़ चुका हूँ, आई हैव रेड दिस बुक। यहाँ पे वैसे थोड़ी चलेगा बच्चे, ट्रांसलेशन थोड़ी सिखाऊंगा यहाँ बैठ के। तो यहाँ पे कॉम्पिटेटिव एग्जाम के हिसाब से कैसे चलेगा टेंस चैप्टर, तो उसमें क्या है बेसिकली हर एक टेंस के आपको मैं यूज बताऊंगा कि अच्छा ये प्रेजेंट इंडेफिनिट यहाँ लगता है, पास्ट इंडेफिनिट यहाँ लगता है, और उसके कॉरेस्पॉन्डिंग कुछ हिंट बताऊंगा जो पेपर में अक्सर देखने को मिलते हैं, ताकि आपके पेपर में थोड़ी हेल्प हो जाए। आओ देखते हैं कैसे। जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस,
मुझे लगता है हर बच्चे ने बात सुन रखी होगी कि हैबिचुअल एक्शन को दिखाने के लिए, हैबिचुअल एक्शन को दिखाने के लिए, साइंटिफिक फैक्ट को, यूनिवर्सल फैक्ट को, प्रोवर्ब को दिखाने के लिए, है ना, फ्यूचर के फिक्स प्लान ही आगे चल के पढ़ाऊंगा आपको, हेडलाइंस के लिए, न्यूज कमेंट्री के लिए, न्यूज़पेपर हेडलाइन के लिए, इन सब के लिए किसका यूज होता है? प्रेजेंट डेफिनेट का। फिर से देखिए, हैबिचुअल एक्शन कि जब मैं ये काम करता हूँ, मैं सुबह रोज 5 बजे उठता हूँ, आई वेक अप एट 5 PM डेली, 5 AM डेली, सॉरी। क्लियर हुआ? कोई साइंटिफिक फैक्ट है कि वाटर बॉयल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस, तो बॉयल से होगा, वहाँ बॉइल्ड नहीं होगा, हैज बॉइल्ड नहीं होगा, विल बॉइल नहीं होगा। ऐसे यूनिवर्सल ट्रुथ की अगर मैं बात करूं, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, को प्रोवर्ब हो गई, कहावत हो गई, ये जितनी चीजें हैं, ये कल भी वैलिड थी, आज भी वैलिड है, आगे वैलिड रहेंगी, इसलिए इंडेफिनिट टेंस नाम होता है इसका जनरली। ये कल भी वैलिड था, कोई मतलब पर्टिकुलर टाइम नहीं है इसके वैलिड होने का, कल भी वैलिड था, आज भी वैलिड है, आगे वैलिड रहेंगी बातें। न्यूज़पेपर हेडलाइन वगैरह प्रेजेंट डेफिनेट में लिखी जाती है। चोरी हो गई कल, चोरी हो गई कल, लेकिन क्या लिखेंगे? 5 men रॉब दिस बैंक। रॉब्ड नहीं लिखेंगे, रॉब। अक्सर आप हेडिंग पढ़ना, प्रेजेंट डेफिनेट में होती है वो। न्यूज़पेपर अपना अपना क्रिकेट की कमेंट्री जो होती है, अब उसमें क्या, मान लो विराट कोहली ने शॉट मारा, कमेंटेटर ने देखा तभी तो बोला होगा, शॉट तो उसने मार दिया। विराट कोहली प्लेड अ वंडरफुल स्क्वायर ड्राइव कहना चाहिए, लेकिन कहेगा विराट कोहली प्लेज अ वंडरफुल स्क्वायर ड्राइव। अब नवजोत सिंह सिद्धू की कोई गारंटी नहीं है, वो बोले वो मूंगफली का दाना जिसने खाना सीख लिया, खाना सीख लिया वही से, उसकी नहीं कह रहा हूँ, कायदे से प्रेजेंट डेफिनेट में होना चाहिए। कुछ आई बात समझ में? अब देखो, हैबिचुअल एक्शन के कुछ हिंट होते हैं। हैबिचुअल का मतलब क्या, जो अक्सर होता हो। ये सारे वर्ड देखो, ये एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, ऑलवेज, माय मदर ऑलवेज स्कोल्ड्स मी, ऑफन स्कोल्ड्स मी, शी स्कोल्ड्स मी डेली, शी गोज टू टेंपल एवरी डे, माय ब्रदर रेगुलरली गोज टू जिम, ही फ्रीक्वेंटली कम्स हियर, शी ओकेजनली कॉल मी, शी सेल्डम कॉल्स मी, शी नेवर कॉल्स मी। ये भी तो एक हैबिचुअल एक्शन है, जरूरी नहीं ज्यादा हो तो ही हैबिट होती है, कम होना भी तो हैबिट होती है, हम कभी नहीं जाते, ये भी तो आपकी हैबिट है, हाँ कि ना? क्लियर हुई इतनी बात? चलो, इन 7 के 7 सेंटेंसेस को पढ़ो और अपने आप सोचो क्या आएगा, फिर मैं एक एक करके डिस्कस करता हूँ। 2 मिनट के लिए म्यूट कर रहा हूँ। सेल्डम का मतलब होता है ना के बराबर। अभी ना सुन तो ले यार, मैंने स्पेशली बोला कि जरूरी थोड़ी है कि पॉजिटिव बात हो तो ही हैबिट होती है, कोई नेगेटिव बात भी तो हैबिट हो सकती है? मैं मूवी देखने नहीं जाता, ये मेरी हैबिट नहीं है क्या? मैं चाय नहीं पीता, ये मेरी हैबिट नहीं है क्या? तो जरूरी नहीं है ना हैबिट हमेशा पॉजिटिव में लिखी जाए, नेगेटिव चीज भी तो मेरी हैबिट हो सकती है, तो उसके लिए ओकेजनली, सेल्डम, नेवर, ये सब भी आ सकते हैं। चलो करो जरा इसको। हाँ जी, करें शुरू। मेरी माताजी मुझे अक्सर डांटती हैं छोटी छोटी गलतियों के लिए, ऑफन से पता चल रहा है हैबिचुअल एक्शन है, तो प्रेजेंट डेफिनेट में लिखना चाहिए था इसको, ऑफन स्कोल्ड्स लिखना चाहिए था। रोहन रेगुलरली जिम जाता है इसलिए फिट है, रेगुलरली से पता चल रहा है हैबिचुअल एक्शन है, तो गोज टू जिम लिखना चाहिए था। एन एम्प्टी वेसल साउंड्स मच, एक खाली बर्तन ज्यादा आवाज करता है, सुना होगा आपने, थोथा चना बाजे घना,
थोथा चना बाजे घना, जिसके पास ज्ञान कम होता है वो दिखावा ज्यादा करता है। तो ये कहावत है, तो यहाँ पे साउंड आएगा, प्रोवर्ब है ये। एक लुढ़कते हुए पत्थर पर कभी काई नहीं जमती। मतलब एक ऐसा व्यक्ति जो टिक कर कोई काम नहीं करता, एक काम में मन नहीं लगाता, कभी सोचता है कि ये कर लूं, कभी सोचता है एसएससी की तैयारी कर लूं, कभी सोचता है बैंक की तैयारी कर लूं, कभी सोचता है लेखपाल के फार्म निकल रहे हैं, कभी सोचता है कि सब छोड़ के प्राइवेट कर लूं। टिक के जब आराम से टिका के 1 साल तक तैयारी नहीं करोगे, जिंदगी में कुछ नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे गैदर्स लिखना पड़ेगा, प्रोवर्ब है। नाच न जाने आंगन टेढ़ा, सुना होगा आपने, सेम वही बात है ये। एक बुरा कारीगर अपने औजारों से लड़ता है। कारीगर बुरा, वो अपने औजारों में कमियां निकालता है कि अच्छा आरी टेढ़ी थी इसलिए ऐसा हो गया, वो स्क्रू ड्राइवर ऐसा था इसलिए ऐसा हो गया, है ना। अब ये तो वही बात होगी, अपने दोस्तों कह रहे हो अरे भाई आज की पार्टी में देखना तेरा भाई ऐसे ऐसे मून वॉक निकाल देगा। वहां पे शादी में जब डांस करने की बारी आई तो एक बीट पे नहीं है और ऊट पटांगी नाचे जा रहा है। फिर क्या कह रहा है भाई, वो एक्चुअली ना सरफेस स्मूथ नहीं था यार, नितिन भाई की ऐसी मून वॉक निकलती है। तो कहावत है, प्रोवर्ब है, कॉल्स आएगा, प्रेजेंट डेफिनेट आएगा। अब एक बच्चे का सवाल आएगा, सर एक बात बताओ, चलो सर वो तो मैं समझ गया, वो मैं आपकी बात समझ गया कि ये थोथा चना बाजे गाना है, ये वो बिन पेंदे का लोटा टाइप वाली बात है, ये वो नाच ना जाने आंगन टेढ़ा टाइप बात है, प्रोवर्ब है सर ये सारी, वो मैं समझ गया। लेकिन मुझे कैसे पता चलेगा पेपर में है? अब तो आपने बता दिया, मीनिंग बता दिया, तो मुझे पता चलेगा कि प्रोवर्ब है। मुझे कैसे पता चलेगा पेपर में कि प्रोवर्ब आ गई? अब दिक्कत तुम्हारे साथ ये है कि तुम 2 प्रोवर्ब छाती पे लेके सारी जिंदगी गुजारना चाहते हो, है ना। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। 2 प्रवर्ब तुम्हें गिनती की आती हैं और उनसे तुम निकालना चाहते हो सारी जिंदगी, जो कि निकलेगी नहीं मुन्ना। थोड़ी मोटी रीडिंग की हैबिट होती तो ये प्रोवर्ब आपको आती होती। उसका काम ये चेक करना नहीं कि तुझे कितनी प्रोवर्ब याद है, कि को बहुत मुश्किल प्रोवर्ब पूछेगा जो किसी ने सुनी ना हो, पूछेगा बिल्कुल आसान ही, लेकिन तो आसान तो आती हूँ कम से कम। तो एक आज तसल्ली से काम करना, गूगल पे टाइप कर लेना 20 मोस्ट कॉमन प्रोवर्ब्स या 30 मोस्ट कॉमन प्रोवर्ब्स विद मीनिंग्स। उसमें जो सुन रखी है बहुत अच्छी बात है, ना सुन रखी अपनी कॉपी में नोट कर लेना। क्लियर हो गया? आसान ही आएगी पेपर में, लेकिन आसान की डेफिनेशन ये नहीं है ना कि तुम्हें 2 आती हूँ 2 में से पूछे अगला। आसान का थोड़ा दायरा बढ़ाओ अपना। पेड़ जो है वो खाना बनाते हैं CO2 और सनलाइट की मदद से। अब ये तो फैक्ट है, ऐसा तो है नहीं कि एक पे वो पीपल का पेड़ बरगद वाले कह रहा है यार आज मूड नहीं कर रहा, डोमिनोज से मंगा लें क्या, ये KFC से चिकन सूट दें आज, है? ऐसा तो होगा नहीं। तो ऑब्वियस बात है कि भैया फैक्ट है, साइंटिफिक फैक्ट है, तो यहाँ पे क्या आएगा, प्रिपेयर आएगा। पेड़ प्लूरल है तो वर्ब प्लूरल भी प्लूरल आएगी, प्रिपेयर्स नहीं आएगा, प्रिपेयर आएगा। इसको देखिए, अगर तुम पानी गर्म करोगे तो ये भाप में बदल जाएगा। ये तो राम जी के टाइम भी ऐसा हो रहा था, महाभारत के टाइम भी ऐसा ही हो रहा था, आज भी ऐसा ही हो रहा है और आगे भी ऐसा ही होगा। पानी को अगर तुम 100 डिग्री से ज़्यादा गर्म कर दोगे तो भाप में बदल जाएगा, साइंटिफिक फैक्ट है। तो फिर इसको फ्यूचर इंडेफिनिट में क्यों लिख रहे हो? इट चेंजेस करो। बोलो भाई समझ में आया क्या? नेक्स्ट पा जाओ। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस कहाँ लगाते हैं? नाम से क्लियर है, जब कोई एक्शन कॉन्टिन्यूटी में हो। मैं खाना खा रहा हूँ, वो सो रहा है, वो खेल रहा है, ऐसा काम जो कॉन्टिन्यूटी में होता है उसको दिखाने के लिए प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस लगाते हैं। टेम्परेरी एक्शन होते हैं, क्योंकि भले ही कोई काम चल रहा हो लेकिन अगर वो परमानेंट हो ना तो फिर प्रेजेंट डेफिनेट बन जाता है। कैसे? जैसे गंगा नदी है, गंगा नदी भारत के उत्तरी मैदानों में बहती है, 24 घंटे बहती रहती है, फ्लो रहता है ना, काम कंटिन्यूटी में है ना वो। तो ऐसे थोड़ी लिखोगे द गंगा इज फ्लोइंग इन द नॉर्दर्न प्लेन्स ऑफ इंडिया, फ्लोज इन द नॉर्दर्न प्लेन्स ऑफ इंडिया। अगर टेम्परेरी काम भी, मतलब कंटिन्यूटी वाला काम भी अगर परमानेंट चलता रहे तो प्रेजेंट डेफिनेट में लिखा जाता है। तो ध्यान रखिएगा, कोई ऐसा काम हो जो चल रहा हो लेकिन टेम्परेरी हो, ऐसा नहीं कि हमेशा ही चलता रहता जो। क्लियर हुआ? हाँ जी। अजय सर रिसेंटली में क्या आता है? बच्चे जब रिसेंटली आएगा तब पढ़ा दिया जाएगा, लो देख लो एक बार। कुछ बच्चे होते हैं जब उन्हें ना थोड़ा सा समझ में आ रहा है, ऐसा लग रहा है ना सारी क्लास आसान चल रही है, सब समझ में आ रहा है, फिर ना वो ऐसे तरीके ढूंढते हैं कि क्या ऐसा किया जाए कि अपने ज्ञान का थोड़ा दिखावा किया जाए, है ना। यहाँ आएगा बच्चे, ऑलरेडी, जस्ट, रिसेंटली, लेटली, यहाँ पे लिखे जाएंगे वो। कई बार क्या होता है जब क्लास आसानी से समझ में आ रही होती है ना तो लोग थोड़ा थोड़ा उछले बिना रहते नहीं, दिक्कत ये है। चलो जी, नेक्स्ट पर आइए। तो टेम्परेरी एक्शंस के लिए ऐसे ऐसे टेम्परेरी एक्शन जो भी फिलहाल चल रहे हैं उनके लिए आप प्रेजेंट कंटिन्यूस का यूज करते हैं। फिर वही बात, एक बात बताना, ध्यान से सुनना। देखो, मान लो एक ये सेंटेंस है, माई मदर
गोज टू टेम्पल। नहीं लिखता मैं डेली, नहीं लिखता डेली एवरीडे, कुछ नहीं लिखता। गलत है ये? बोलो गलत है क्या? है? तो क्यों पढ़ाया मैंने आपको डेली एवरीडे सेल्डम नेवर क्यों पढ़ाया? क्योंकि पेपर बनाने वाले की मजबूरी है, क्योंकि ऐसा ही लिख के छोड़ दोगे तो गोज भी ठीक है, इवेंट भी ठीक है, विल गो भी ठीक है एग्जाम के लिए, है ना। ऐसे भी मैं आपको कंटिन्यूस के लिए बताऊंगा 4 वर्ड, लेकिन अगर मैं लिख दूं आई एम प्लेइंग क्रिकेट, अभी पढ़ाऊंगा उसके लिए भी वर्ड पढ़ाऊंगा कि राइट नाउ लिखा हो, एट प्रेजेंट लिखा हो, है ना, एट द मोमेंट लिखा हो, नाउ लिखा हो, क्या तो नहीं है ऐसा कोई वर्ड? तो क्या ये गलत है? ये गलत है क्या? नहीं। तो समझना ये जो वर्ड है ना, ऐसा नहीं कि पत्थर की लकीर है, ये वर्ड आएंगे तभी ये लगेगा, ऐसा नहीं है। ये खाली हिंट के लिए होते हैं। एट दिस टाइम, एट दिस मोमेंट, दीज डेज, राइट नाउ, नाउ, है ना, एट प्रेजेंट, ये सब क्या है? ये सब क्या है? ये सब ऐसे वर्ड्स हैं, ये सब ऐसे वर्ड्स हैं जो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस के लिए हिंट देते हैं। क्लियर हुआ? चलो जी, इस पे आ जाओ। कोई बात नहीं, अजय बच्चे पढ़ लो, पढ़ लो अजय पढ़ लो। मैंने आप लोगों को बहुत बार कह रखा है, जैसे वो दीपांशु है या एक्स वाई जी, आप सबके पास मेरा पर्सनल व्हाट्सएप नंबर है, पर्सनल व्हाट्सएप नंबर। आपको कोई डाउट हो तो उस पर भेज लिया करो प्लीज, क्लास का मोमेंटम मत खराब किया करो। अपने पर्सनल डाउट के लिए पूरी क्लास का समय खराब करने की जरूरत क्या है, जब टीचर का तुम्हारे पास पर्सनल व्हाट्सएप नंबर है। कि इतना ज्यादा भयंकर एकदम से वो हो जाता, सांस आनी बंद हो जाती है कि नहीं नहीं अभी ये तो मैं पूछ के रहूंगा, नहीं ये नहीं बताएंगे सर तो सांस कैसे आएगी? छोड़ दो ये हरकतें। करो जरा इसको ट्राई। पहले 5 सेंटेंसेस अपने आप पढ़िए, सोचिए, फिर मैं कराता हूँ। छठा भी सोच लो। 6 के 6 सेंटेंसेस पहले आप सोचिए, 2 मिनट के लिए टाइम है, फिर मैं कराता हूँ। हाँ जी, आ जाइए। अजय ये शायद वही बच्चा है जो लड़की कह रही थी ना मैं अपने भाई की आईडी से पढ़ती हूँ। लड़की हो ना बच्चे तुम? अजय, चलो 30 मिनट की क्लास बची, 30 मिनट तो नहीं, ज्यादा ज्यादा 20 ही मिनट की क्लास और बची, 20 से 25 मिनट। प्लीज तब तक कोई कमेंट नहीं करना, ठीक है? कमेंट से उंगलियां हटा लो। मेरे को भी पंडित जी ने आपका वो पंचांग भेजा है, उसमें आपके ग्रह आज ठीक नहीं है, डांट खाओगे बहुत भयंकर आज आप, इसलिए ना कमेंट से उंगलियां हटा लो, ठीक है? वो आपका पंचांग कह रहा हूँ, सॉरी, राशिफल आया आज का आपका कि रात को 8:30 9:30 से 10 का समय आपके लिए बहुत भारी है। आ जाओ। माई फादर वर्क्स या इज वर्किंग एट आईबीएम। ग्रामेटिकली दोनों ठीक है, दोनों के अपने अपने मीनिंग है। मेरे पिताजी आईबीएम में काम करते हैं, ये कहना है तो वर्क्स लगा लीजिए। अभी फिलहाल काम कर रहे हैं, मान लो एसी फिट करने का काम है पिताजी का, कभी आईबीएम फिट कर रहे हैं, डेल में फिट कर रहे हैं, फिर उसके बाद कॉग्निजेंस में फिट करेंगे। मेरे पिताजी आईबीएम में काम कर रहे हैं। किसी ने पूछा पापा कहाँ गए हैं आज, कौन सी कंपनी में गए? आईबीएम में काम कर रहे हैं आज तो, है ना।
तो ग्रामेटिकली तो ये भी ठीक हो सकता है, लेकिन 99% आप यही लगाओगे, क्योंकि इज वर्किंग लिखना ना तो आपको हिंट थोड़ा सा जरूरी हो जाएगा यहाँ पे। जैसे मैंने बोला ना, मेरे पिताजी आईबीएम में काम करें आज, तो हिंट देना पड़ जाएगा कि ये टेम्परेरी है, क्योंकि ये काम ही ऐसा, ये बात ही ऐसी है कि जिसके अंदर हैबिचुअल एक्शन होने की चांसेस ज्यादा है। क्लियर हो गया? ग्रामेटिकली चल जाएगा इज वर्किंग, लेकिन कभी खुदा ना खास्ता दोनों इकट्ठे आ जाए तो इसको प्रेफर कर लीजिएगा। इन दिनों नए प्रोजेक्ट पे काम कर रहा है, तो इज वर्किंग लिखना था भाई। अभी फिलहाल इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ, तो इज टीचिंग लिखना था भाई। वो भी खाना बना रही है तो बाद में कॉल कर लेना, अभी फिलहाल की बात करनी तो इज प्रिपेयरिंग लिखना था भाई। इस डिब्बे में मिठाइयाँ हैं, मेरी माँ के द्वारा बनाई गई। कंसिस्ट, कंटेन, कंप्राइज, लुक, सीम, अपीयर, कुछ याद आ रहा है? स्टेटिव वर्ब, एक्शन कंटिन्यूटी में नहीं होता, इसमें आईएनजी फॉर्म नहीं होती। इस टाइपिंग एरर है, कंटेन्स आएगा। अरे कुछ याद आ रहा है? अब इस सेंटेंस को देखते ही आपका बड़ा मन कर रहा होगा, एक काम करता हूँ, ऑलवेज लगा हुआ है तो प्रेजेंट डेफिनेट लगा देता हूँ। यही सोचा होगा मैक्सिमम बच्चों ने, दे ऑलवेज वॉच लिख देता हूँ, हाँ कि ना? लेकिन ये सेंटेंस ग्रामेटिकली सही है, एकदम नो एरर है। तो अब ध्यान रखिएगा, जब ऑलवेज के साथ कॉन्टिन्यूस टेंस लगा दिया जाए, जब ऑलवेज के साथ आप कॉन्टिन्यूस टेंस लगाते हो, डिक्शनरी में आप ऑलवेज को टाइप करोगे, उसका यूज पढ़ोगे तो शायद 6 नंबर या 7 नंबर यूज होगा, स्पेशली लिखा होगा ऑलवेज के साथ कॉन्टिन्यूस टेंस का यूज करते हैं हम ऐसे एक्शंस को दिखाने के लिए जिनसे आप इरिटेट होते हो, जो ऐसे एक्शन है जिनको आप नेगेटिव लाइट में दिखाना चाहते हो, नेगेटिवली उस एक्शन को रिप्रेजेंट करना चाहते हो। अभी समझाता हूँ कहना क्या चाह रहा हूँ। ऑलवेज के साथ अगर कॉन्टिन्यूस टेंस लगा दिया जाए तो वो नेगेटिवली किसी बात को करने का काम करता है। देखना जरा कैसे। देखो, एक तो नॉर्मल बात है, फॉर एग्जाम्पल ही टॉक्स टू मच, बहुत ज्यादा बात करता है, आपने प्रेजेंट डेफिनेट में कह दिया ही टॉक्स टू मच, कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको करता करता अपना हंसते ही कराए। अब यार जब तुम बात करने जाते हो हमेशा फोन पे बात कर रहा होता है, जब तुम देखो बात ही कर रहा होता है। यार मुझे समझ में नहीं आता इसकी समस्या, ही इज ऑलवेज टॉकिंग, ही इज ऑलवेज टॉकिंग, हमेशा ही बात कर रहा होता है यार जब जाओ। नेगेटिवली रिप्रेजेंट करना, आप ये दिखाना चाहते हो कितना इरिटेटिंग हैबिट है ये, तो ही इज टॉकिंग। ऐसे ही अगर मैं कहूँ दे प्ले वीडियो गेम्स अलॉट, दे प्ले वीडियो गेम्स अलॉट, बहुत ज्यादा वीडियो गेम खेलते हैं, आपको नहीं फर्क पड़ता, आंख फूटेंगे उनकी फूटेंगे, रिजल्ट नहीं आएगा उनका नहीं आएगा, तुम्हारे पड़ोसी के बच्चे, तुम्हें क्या मतलब, बढ़िया है, बर्बाद हो नाश हो। लेकिन खुद की औलाद सारा दिन वीडियो गेम खेलती रहे तो क्या बोलोगे? घर पहुंचे तुम, यार हद है तुम्हारी, यूर ऑलवेज प्लेइंग वीडियो गेम्स, जब जाओ यहाँ से ऑफिस से निकलता हूँ तब तुम वीडियो गेम खेल रहे होते हो, आता हूँ तब तुम वीडियो गेम खेल रहे होते हो। आया समझ में? मान लो एक बंदा है, वो अपने बॉस की बड़ी चुगलियां करता है, सारा दिन कंप्लेन करता रहता है, ही कंप्लेन्स अ लॉट अबाउट हिज बॉस, है ना? वो अपने बॉस की बड़ी कंप्लेन करता है, यार आपको नहीं फर्क पड़ता, करता रहेगा, आपने क्या दिक्कत है? अब खाना खाना बैठे हो और कोई बात ही नहीं करने के लिए, उसके बाद सारा दिन बॉस की चुगली करता रहेगा, यार यू आर ऑलवेज कंप्लेनिंग अबाउट योर बॉस, यू आर ऑलवेज कंप्लेनिंग अबाउट योर बॉस, प्लीज लेट अस ईट इन पीस, शांति से खाना तो खा लेंगे, तेरी चुगलियां सुनने के लिए थोड़ी आते हैं ऑफिस में। हाँ जी, क्लियर हुआ? जब किसी का हैबिचुअल एक्शन आपको इरिटेट कर रहा हो, ठीक है, यूर ऑलवेज पोस्टिंग अननेसेसरी कमेंट्स, तो हमेशा ही अननेसेसरी कमेंट कर रहे होते हो यार, एक दिन आज तक तुमने कभी ढंग की बात नहीं पूछी, ऐसे कह सकता हूं। तो यहाँ पे जब आप किसी के हैबिचुअल एक्शन को इरिटेटिंग बताना चाहते हो, नेगेटिवली रिप्रेजेंट करना चाहते हो, तो स्ट्रक्चर लगाया जाता है। नॉर्मल हो तो चलेगा, दे ऑलवेज वॉच टीवी, लेकिन ये देखो, ये स्पेशली ये लाइन लिख रखी है, इसलिए उनके अच्छे नंबर नहीं आते। इससे पता चल रहा है कि यहाँ पे नेगेटिवली आप इसको रिप्रेजेंट करना चाहते हो। क्लियर हो गया? हाँ जी, चलो जी। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस थोड़ा सा समझने का ज्यादा है, आज का मुझे लगता है समझने वाला पार्ट मुझे ज्यादा नहीं करवाना चाहिए, दो सिंपल सिंपल से हैं वो कर लेते हैं, पास्ट इंडेफिनिट और पास्ट कंटिन्यूस, सारे ही करने, इनके सीक्वेंस से कोई फर्क नहीं पड़ता, आप किसी भी सीक्वेंस में लिख देना, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कहीं सोचो चारों प्रेजेंट के इकट्ठे ही लिखूंगा, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। आ जाओ, पास्ट इंडेफिनिट को देख लो, सिंपल सी बात है यार, यस्टरडे, अगो, इन पास्ट, लास्ट संडे, लास्ट मंडे, किसके हिंट है? पास्ट टेंस के हिंट है, मैं फिर बता रहा हूं, नहीं लिखता है सेंटेंस, मैं सिर्फ इतना लिखूंगा, ही वेंट टू दिल्ली, ही वेंट टू दिल्ली, गलत हो गया? बोलो, आई एट द केक, गलत हो गया? नहीं, ये जो हिंट मैं आपको बता रहा हूं, ये केवल पेपर में आपकी थोड़ी जिंदगी आसान करने के लिए आपको पढ़ाए जा रहे हैं। क्लियर है जी? रगड़ दीजिए इनको। 2 मिनट है आपके पास देखने, पढ़ने, सीखने, मीनिंग निकालने के लिए, फिर मैं कराता हूँ।
हाँ जी, करें शुरू। मैं अपने बीवी बच्चों के साथ मनाली गया था 2 साल पहले। अगो से साफ पता चल रहा है पास्ट इंडेफिनिट की जरूरत है यहाँ पे। विजिटेड लगेगा। हम टेक्नोलॉजी इतनी यूज नहीं करते थे पास्ट में। इन पास्ट से पता चल रहा है पास्ट इंडेफिनिट लगेगा। वी डिड नॉट यूज लिखना पड़ेगा। ये थे वो विचार और ये आदर्श। ये थे वो विचार और वो आदर्श लोग जिन्होंने आकार दिया हमारे आर्थिक विचारों को। कब? पास्ट में। ये थे वो, मान लो कोई हिस्ट्री का टीचर है कुछ पढ़ा रहा है, ये थे वो विचार और वो आदर्श जिन्होंने हमारे आर्थिक विचारों को आकार दिया, मतलब उनको ढाला। पास्ट में। कब? पास्ट में। पास्ट में डेफिनेट आया, शेप्ड। इसमें सोचो क्या सोचा फिर आपने। एवरीडे देख के लग रहा होगा कि यार एक काम करते हैं, वी1 कर देते हैं, वीयर्स कर देते हैं, ये सेंटेंस भी नो एरर है। सर आप कुछ ज्यादा ही मजे नहीं ले रहे आज। देखो एक बात समझो, जैसे हैबिट प्रेजेंट की हो सकती है, मैं ये नहीं कह रहा अगर यहाँ पे वीयर्स लिखा होता तो गलत होता, वीयर्स लिखा होता तो एकदम सही है, कोई दिक्कत नहीं है। वीयर्स लिखा होता तो ये प्रेजेंट की हैबिट हो जाती कि वो जो आइसक्रीम सेलर है वो रोज एक लाल टाई और ब्लैक हैट पहनता है। लेकिन एक मुझे बात बताओ, अगर मुझे ये कहना हो कि पहनता था, हैबिट पास्ट की भी हो सकती है ना। मैं ये काम करता था, मैं 5 बजे उठता था, मैं वहां जाता था, मैं उससे मिलने जाता था, क्या दिक्कत है इसमें? हैबिट पास्ट की नहीं हो सकती। पास्ट की हैबिट बताने के 3 तरीके होते हैं। एक तो होता है यूज टू प्लस में वर्ब की बेस फॉर्म। यूज टू होता है, यूज टू के साथ प्लस में वर्ब की बेस फॉर्म। ठीक है, ऐसे भी पास्ट की हैबिट बता सकते हो। एक अगर आपको मॉडल चैप्टर याद हो तो वुड के साथ प्लस में वर्ब की बेस फॉर्म से भी पास्ट की हैबिट बता सकते हो। और एक चीज आपको और बता देता हूँ, अगर V2 लिख दूं और साथ में हैबिट को दिखाने वाला वर्ड लिख दूं, जैसे डेली, एवरीडे, ये सब, तो इससे भी पास्ट की हैबिट को दिखाया जा सकता है। ये तीनों तरीके पास्ट की हैबिट को दिखाने के काम आ सकते हैं। अगर आपको कभी पास्ट की हैबिट दिखानी हो तो इन तीनों तरीकों को यूज किया जा सकता है। सबसे ज्यादा आपने ये सुना, प्रेफर यही होता है, लेकिन गलत कोई सा भी नहीं इनमें। यहाँ पे द आइसक्रीम सेलर यूज टू वियर लिख दूं, वुड वियर लिख दूं, सीधा वोर लिख दूं, एवरीडे के साथ चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। इवन वियर्स लिखा हो तो भी ठीक है। फिलहाल जो ये लिखा हो ये भी ठीक है, वियर्स लिखा होता वो भी ठीक होता, दोनों के मीनिंग अलग अलग है। वियर्स लिखा होता तो ये प्रेजेंट की हैबिट होती, वोर लिखा होता तो पास्ट की हैबिट होगी। सर आपको कैसे पता पास्ट की हैबिट है ये? प्रेजेंट की भी तो हो सकती है। तो हाँ मुन्ना, यही तो बात मैं कह रहा हूं, तुम्हें कैसे पता प्रेजेंट की हैबिट है ये? पास्ट की भी तो हो सकती है। तो जो लिखी हो उसको मान लो। गलत को सही करने के नंबर मिलते हैं पेपर में। जो एक लिखा हुआ अगर वो भी सही हो सकता है तो उसको एरर करोगे कि नो एरर? वियर्स लिखा होता नो एरर, वोर लिखा होता नो एरर। बोलो भाई, समझ में आया? एक लास्ट टेंस आज का देख लीजिए, बाकी कल कंटिन्यू कर लेंगे। आ जाओ। किताबों में एक रूल दिया होता है। रूल क्या है कि व्हेन और वाइल, अगर व्हेन या वाइल आपके कंजंक्शन की तरह से काम कर रहे हो, व्हेन या वाइल कंजंक्शन की तरह से काम कर रहे हो और दो पास्ट के एक्शन हो, व्हेन या वाइल कंजंक्शन की तरह से काम कर रहे हो और दो पास्ट के एक्शन हो, ठीक है, तो जो लॉन्गर ड्यूरेशन का है, लंबी अवधि का है, उसको तो लिखते हैं पास्ट कंटिन्यूस में। व्हेन या वाइल कंजंक्शन की तरह से काम कर रहे हो और दो पास्ट के एक्शन हो, तो दोनों में से जो लॉन्गर ड्यूरेशन का है, लंबी अवधि का है, उसको तो लिखते हैं पास्ट कंटिन्यूस में और दूसरे वाले को पास्ट इंडेफिनिट में। ठीक, रूल देख लिया। आओ थोड़ा अप्लाई करना देखते हैं, फिर देखते हैं कैसे धज्जियां उड़ती। व्हेन वाइल कंजंक्शन आ गई। पहले तो मैं आपको बता दूं ये व्हेन वाइल के साथ ही ये क्यों बना है। ये व्हेन वाइल के साथ इसलिए बना है क्योंकि व्हेन का मतलब होता है, व्हेन और वाइल का मतलब होता है जब ये हो रहा था तब ये हुआ। ये दोनों काम साथ में हो रहे होते हैं, ये दोनों काम साथ में होते हैं, इसलिए आपको व्हेन वाइल जनरली इस रूल में देखने को मिलती है। तो कहना ये क्या चाह रहा था कि जब मैं पार्क में वॉक कर रहा था मैंने एक सांप देखा था। ठीक है, दोनों में से लॉन्गर ड्यूरेशन का कौन सा होगा? सांप देखना कि पार्क में वॉक करना? पार्क में वॉक करना, तो यहाँ पे आएगा व्हेन आई वॉज वॉकिंग। यही बात है। अच्छा, किसी ने उसे थप्पड़ मार दिया जब वो मूवी देख रहा था, यही कहना है? किसी ने उसे थप्पड़ मार दिया जब वो मूवी देख रहा था। कौन सा लॉन्गर ड्यूरेशन का? थप्पड़ मारना कि मूवी देखना? मूवी देखना, तो यहाँ पे आएगा वॉज वॉचिंग। तो ऐसी मूवी देखते क्यों हो कि पीछे से पापा मम्मी आके थप्पड़ मारते हैं? एक ट्रक ने उसे टक्कर मार दी, एक ट्रक ने उसे टक्कर मार दी जब वो रोड क्रॉस कर रहा था। कौन सा लॉन्गर ड्यूरेशन का है? रोड क्रॉस करना। ज्यादा लंबा नहीं होगा, 1-1.5 मिनट 30 सेकंड इतना ही लगेगा, लेकिन ट्रक के टक्कर मारने से तो थोड़ा ज्यादा ही टाइम लगेगा। टक्कर ऐसा तो है नहीं 20-30 सेकंड चलती रहेगी टक्कर, तो बस सेकंडों का ही गेम होगा। उससे तो लॉन्गर ड्यूरेशन का ही होगा, पहले से चल रहा होगा। तो वॉज क्रॉसिंग लिख दिया। जिंदगी आसान चल रही है, बढ़िया रूल लिखा हुआ, व्हेन वाइल कंजंक्शन है, जो लंबी अवधि का उसको पास्ट कंटिन्यूस में लिख दो। मौज कट रही है, मजा आ रहा है इसमें बताना।
रूल तो ये था ना कि व्हेन वाइल कंजंक्शन हो, दो पास्ट के एक्शन हो, दोनों में से जो लॉन्गर ड्यूरेशन का उसको पास्ट कंटिन्यूस में लिख दो। यही हुई थी ना बात तो। ये तो दोनों पास्ट कंटिन्यूस लिखे हैं और तुम नोएरे नोएरे चिल्ला रही हो, क्या बात हुई है? इसको देखना, दो पास्ट के एक्शन हो, व्हेन वाइल कंजंक्शन हो, दोनों में से जो लॉन्गर ड्यूरेशन का उसको पास्ट कंटिन्यूस में लिख दो। कौन सा करूं पास्ट कंटिन्यूस, बोलो। आई रिटर्न हिज बुक व्हेन ही केम टू माई हाउस, मैंने उसकी किताब वापस कर दी जब वो मेरे घर आया। नहीं नहीं, ये सही नहीं हो सकता। बुक में रूल दिया हुआ है, वो लड़का आ रहा घर वापस किताब करने। हेलो, हाँ सोनू, यार नहीं नहीं, तू घर मत आ यार किताब लेने, तू घर मत आ मेरे किताब लेने यार, तू घर आएगा तब नहीं दे सकता तुझे किताब, ये रूल लिखा हुआ है किताब में। तू एक मिनट एक काम कर, फुहारा चौक पे पहुंच गया क्या? अरे वहीं रुक जा भाई, वहीं रुक जा, मैं आ रहा हूँ बाइक उठा के, रूल गलत हो जाएगा यार, कैसी बात कर रहा है तू? वहीं खड़ा रहे, मैं आ रहा हूँ स्कूटी उठा के वहां किताब दूंगा, देख तभी तो सेंटेंस बनेगा। आई रिटर्न हिज बुक व्हेन ही वाज कमिंग टू माई हाउस, आके नहीं ले सकता भाई तू किताब। बच्चे कई बार चीजें इतनी मुश्किल होती नहीं है जितनी बना दी जाती हैं। कोई काम चल रहा है, वो खा रहा है, वो हंस रहा है, जब वो चल रहा था, जब वो रोड क्रॉस कर रहा था, ये कॉन्टिन्यूस है ना। मुझे एक सांप दिखाई दिया, आई सॉ स्नेक, एक ट्रक ने उसे टक्कर मार दी, अ ट्रक हिट हिम। अगर कोई सिंगल पॉइंट एक्शन है तो उसको पास्ट इंडेफिनिट में लिख देते हैं, पहले से चल रहा है उसको कंटिन्यूस में लिख देते हैं, इसके लिए क्या रॉकेट साइंस है। पार्क में चल रहा था, सांप दिखाई देगा, चलना वाला कंटिन्यूस में कर दिया, दिखाई देने वाला पास्ट इंडेफिनिट में कर लिया। अब मान लो मेरे साथ साथ एक सपेरा चल रहा है गले में सांप टांके, वो भी वॉक करने आया सुबह, तो मैं पार्क में वॉक कर रहा हूँ, साथ साथ सांप देख रहा हूँ। वाइल आई वॉज वॉकिंग इन अ पार्क आई वॉज वॉचिंग अ स्नेक, वाइल आई वॉज वॉकिंग इन अ पार्क आई वॉज वॉचिंग अ स्नेक, कोई दिक्कत है तुम्हें? बोलो। तो सिचुएशन पे डिपेंडेंट है ना, सिचुएशन पे डिपेंडेंट है। अब जैसे ही मैं एंटर हुआ मुझे सांप दिखाई दिया, वाइल आई वॉज एंटरिंग द पार्क आई सॉ स्नेक, एंटर हो रहा था मुझे सांप दिखाई दे गया। तो सिचुएशन पे डिपेंडेंट है क्या लगाना है, कि मैं ये कर रहा था तो मुझे सांप दिखाई दे गया। और हो सकता है साथ साथ खुद गले, अपने ही गले में सांप टांग लो यार, देखते भी रहो, तुम्हें कौन रोक रहा? इसमें बताओ। अब मान लो गंजा आदमी है, होता ना फिल्मों में नहीं दिखाते जैसे, गंजा बिल्कुल सिलबट्टा, कुछ साल में मैं भी हो जाऊंगा, सब मेल्स का ये कहानी, गंजे हो जाते हैं बेचारे। अब वो मूवी देख रहा है, पीछे से कोई, कभी पट से कोई मार देता है, कभी पट से कोई मार देता है, लगातार मारे जा रहे हैं, हर 2-2 मिनट के बाद कोई ना कोई थप्पड़ मार देता है। तो कोई उसे थप्पड़ मार रहा था जब वो मूवी देख रहा था, somebody was slapping him while he was watching a movie, कोई दिक्कत तुम्हें? बताओ। तो सेंटेंस के मीनिंग पे डिपेंडेंट है ना यार। अभी फिलहाल देख के जनरलाइज सेंटेंस भी, ऐसा तो कोई हिंट है नहीं कि लगातार थप्पड़ पड़े ही जा रहे हैं, तो अच्छा मूवी देख रहा था किसी ने थप्पड़ मार दिया, मूवी देखना कॉन्टिन्यूस में कर लिया, इसको इंडेफिनिट में कर लिया। रोड क्रॉस कर रहा था, ट्रक ने टक्कर मार दी, रोड क्रॉस करना कॉन्टिन्यूस में कर लिया, इंडेफिनिट में कर लिया। जब मैं पढ़ रहा था, मम्मी खाना बना रही थी, दोनों काम साथ में चले, दोनों कॉन्टिन्यूस में कर लिए। जब वो मेरे घर आया, मैंने किताब वापस कर दी, दोनों सिंगल पॉइंट है, दोनों इंडेफिनिट में कर लिए। क्या रटने की जरूरत है, इसके लिए रटने लायक रूल है ये? तुम्हें नहीं लग रहा कि रटने लायक इसकी औकात है नहीं है, तो वैसे ही सीधा ही हो जाएगा, क्यों रटें इस काम के लिए? क्लियर हुआ? अब आकाश को सबसे इंपॉर्टेंट बात इसमें काम में ये लगी, सब नहीं होते गंजे। आकाश को पूरी क्लास में सबसे इंपॉर्टेंट बात कमेंट करने को ये लगी कि मुझे ये लिख देना चाहिए कि सब गंजे नहीं होते। वाह आकाश वाह। इसके लिए मैं प्रस्तावित कर रहा हूं थोड़ा सा, तुम्हें आईफोन 14 तो कम से कम मिलना चाहिए इसके लिए। मैंने एक छोटी सी बात बोल दी जान के, मतलब कवर करने के लिए, कि मतलब जो गंजे वंजे हों थोड़ा सा मन पे ना ले जाए, उसमें इसको साइंस लगानी है। चलो, वेन और वाइल के बीच में थोड़ा सा डिफरेंस देख लो। देखो, वेन जो होता है ये पॉइंट को भी दिखा देता है, ड्यूरेशन को भी दिखा देता है। कहने का मतलब क्या है कि इसके बाद इंडेफिनिट टेंस भी अलाउड है और कॉन्टिन्यूस टेंस भी अलाउड है। इधर देखो, ये जो सेंटेंस है ना, इसमें वेन आप दोनों जगह लिख सकते हो। आप ऐसा भी कह सकते हो, आई वॉज वॉकिंग इन अ पार्क, आई वॉज वॉकिंग इन द पार्क वेन आई सॉ स्नेक। आप वेन को वहां भी लगा सकते हो, वहां भी लगा सकते हो। वेन कॉन्टिन्यूस से पहले भी आ सकता है, इंडेफिनिट से पहले भी आ सकता है, ठीक है। लेकिन ये जो वाइल है, लेकिन ये जो वाइल है, वाइल सिर्फ कॉन्टिन्यूस से पहले ही आ सकता है। जैसे ये वाला सेंटेंस है, कोई भी वाइल वाला सेंटेंस उठा लो, इसमें आप वाइल को शुरू में नहीं ले जा सकते।
ऐसे नहीं कर सकते while somebody slapped him he was watching a movie ना, while कंटिन्यूस के साथ ही आता है। तो एक तो ये बात ध्यान रखेंगे। दूसरी बात, कभी मान लो सेंटेंस ऐसा आ जाए, जैसे मान लो ये सेंटेंस मैंने लिख दिया कि अ ट्रक हिट हिम और डैश कर दिया, और आगे मैंने लिख दिया ही वॉज क्रॉसिंग द रोड, ही वॉज क्रॉसिंग द रोड, ठीक है। और इसमें दोनों ऑप्शन दे दिए मैंने, व्हेन भी दे दिया और वाइल भी दे दिया। अब क्या करोगे, क्योंकि व्हेन जो है वो कॉन्टिन्यूस के साथ भी आ सकता है और इंडेफिनिट के साथ भी आ सकता है। ग्रामेटिकली सही है, इसमें व्हेन कोई गलत नहीं है ग्रामेटिकली, लेकिन ध्यान रखिएगा कॉन्टिन्यूस के लिए प्रेफर करने की बारी आई तो फिर वाइल लगाओगे। ग्रामेटिकली ये भी ठीक है, लेकिन प्रेफर करने की बारी आई तो फिर आप इसको प्रेफर करोगे। क्लियर हो गया? चलो जी, आज की क्लास यहीं वाइंड अप करते हैं। उम्मीद करता हूँ कि चीज़ें समझ आ रही होंगी। एक छोटे सी सलाह और है, मानो तो आपकी मर्जी, ना मानो तो आपकी मर्जी। पहले भी एक दो बार मैंने शायद आपको सलाह दी है कि जितनी नेगेटिविटी चल रही है इससे बचिए, ठीक है। मैंने आपको पहले भी एक एग्जांपल दिया था, आप एक काम करना, दिन में ऐसी 2-3 वीडियो देख लेना, आपको ऐसा लगेगा कि क्या हुआ 20 मिनट की वीडियो तो देखिए, पूरा दिन आपकी कंसंट्रेशन नहीं बनेगी पढ़ाई में। मान लो मेरी बात, अब नोटिफिकेशन आ गई है तो नोटिफिकेशन एक जगह आपने सुन ली कि नोटिफिकेशन आ गई है, डाउनलोड कर लेना बस। 20 जगह चैनलों पे जा जाके नोटिफिकेशन सुनने की जरूरत नहीं है कि फलाना मैथ वाला मास्टर बता रहा नोटिफिकेशन आ गई, फलाना वाला ही बता रहा नोटिफिकेशन आ गई। करते हो ना ये काम? नोटिफिकेशन की वीडियो 10 लोगों की देखते हो ना, देखते हो 10 लोगों की, सुधर जाओ। एक एक दिन क्रूशियल है, गिनती के 3 महीने बचे हैं, एक एक मिनट क्रूशियल है। तो छोड़ दो ये कंट्रोवर्सी की वीडियो देखना, बहुत नेगेटिविटी आती है बच्चे से, माइंड में सारा कंसंट्रेशन चला जाएगा तुम्हारा। आपकी देखो मर्जी है, ठीक है। आज के लिए गुड नाइट, कल मिलेंगे सेम टाइम सेम जगह।